गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट वेट कर लीजिए। साउंड तो आ रही होगी आप लोगों के पास? साउंड क्वालिटी ठीक है? साउंड क्वालिटी सही है आप लोगों तक? साउंड ठीक ठाक पहुंच पा रही है आप लोगों तक? ठीक है, बस 5 मिनट का वेट कर लीजिए। कुछ बच्चे लोगों को जोड़ना बाकी है। आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, क्लासेस आज फर्स्ट क्लास है। ठीक है, तो क्या होगा कि क्लासेस आप साउंड क्वालिटी ठीक है? साउंड आ रही है आप सभी तक? साउंड पहुंच पा रहे हैं मेरे आपके? एक मिनट रुको यार। सेटिंग ठीक है, वीडियो क्वालिटी बढ़िया हो गया होगा, ठीक है ना? मोड है भाई यहाँ चेंज करने का, सब चीज ऑप्शन है। ठीक है, तो वीडियो क्वालिटी ठीक हो गया होगा, साउंड क्वालिटी ठीक हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे अभी भी नहीं जुड़ पाए हैं, उनको पता है क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा आज आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा ताकि बाकी बच्चे भी क्लास में क्या हो, जुड़ जाए। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि पहला क्लास है, तो पहला क्लास में सबको थोड़ा दिक्कत तो होती ही है। उन लोगों को समझ में नहीं आता कि कैसे जुड़ना है, नहीं जुड़ना है। ठीक है ना? तो मैं एक बार सबको मैसेज कर देता हूँ कि क्लास स्टार्ट। ठीक है, आप सब भी अपने स्तर से, बाकी सब एक बार ग्रुप में जाके सबको बोल दीजिए क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप सबको मैसेज कर दीजिए ताकि बाकी लोगों को भी मैसेज पहुंच जाए। एक बार अपने स्तर से भी आप बोल दीजिए। 2 मिनट का टाइम मुझे दे दीजिए ताकि बाकी तक मैं पहुंचा दूं। क्लास स्टार्ट हो गया है, क्लास स्टार्ट हो गया है। मृणाल, हाँ मृणाल बोलो। तुम ग्रुप में क्लास में जुड़े हो व्हाट्सएप वाला में? और ये क्या बोलते हैं कि इसमें और ये क्लास में? ठीक है, आज का जो पहला सेशन है डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पहला क्लास ले रहे हैं। टुडे इज द फर्स्ट वीडियो ऑफ योर क्लास। डियर स्टूडेंट्स, इस पहला क्लास में हम लोग जानेंगे बहुत सारी बातें। आज चूंकि बेसिक का पहला क्लासेस है, तो बहुत सारा चीज सीखने और जानने का आप लोग को मौका मिलेगा। पहला क्लास में ज्वाइन करने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हाई होता है और आपको बहुत सारी बातें समझ में आती है कि हाँ ये चीज है, ये चीजें हैं, सर के पास ऐसे ऐसे तैयारी करवाएंगे। तो बहुत सारी बातों के साथ आप लोगों के साथ हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहले थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू किस लिए बाबू? थैंक यू इसलिए कि आप इतना सारे टीचर्स के बीच में आप भरोसा दिखाएं कि सर मैं आपके साथ जुड़ना चाहता हूं। मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे टीचर्स है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, फिर भी डियर स्टूडेंट्स आप मेरे ऊपर भरोसा दिखाएं कि सर मेरे पीछे बहुत ज्यादा खटेंगे। और आप यकीन मानिए, मैं आपके भरोसे पे 110% खरा उतरूंगा। प्रीवियस टाइम के बहुत सारे बच्चे लोग, पुराने बच्चे इस बैच में जुड़े हैं, ज्वाइन किए हैं। आप उन लोगों से अगर फीडबैक लोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरा पढ़ाने का और मेहनत करने का लेवल क्या है। मैं बच्चों को तेरा नहीं, अपना एग्जाम सोच के मैं मेहनत करता हूं, जो कि आपको फायदा मिलेगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों का जो टॉपिक और बेसिक कुछ चीजें हैं, पहले मैं थोड़ा सा 2 मिनट उस पर मैं बोल देता हूं ताकि बहुत सारा आइडिया जो बच्चे लोग हैं उसको क्लियर हो जाए कि पढ़ाना क्या है, पढ़ते कैसे हैं। माइनिंग में आपका ए टू जेड जितना सिलेबस है, ए टू जेड, ए से लेके जेड तक जितने भी वर्ड बनते हैं माइनिंग में, जो आपका सिलेबस है, जिससे आपका सीआईएल लेवल पर होने वाला माइनिंग सरदार एग्जामिनेशन या ओवरमैन का एग्जामिनेशन, जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वो सारा सिलेबस आपको कवर किया जाएगा। यहाँ पे इस क्लास के माध्यम से आपको सारा चीज को कवर अप किया जाएगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी ऐसा चीज आपको छोड़ा नहीं जाएगा, सब कुछ पढ़ाया जाएगा। आप बोलेंगे सर मेथड, बिल्कुल। ओपन कास्ट, बिल्कुल। ठीक है, लॉन्ग वाल मेथड में जितना भी हाई वाल है, लॉन्ग वाल है, आपका क्या बोलता है, रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड है। ओपन कास्ट में जितना भी माइनिंग मेथड का पार्ट है, जितना भी माइनिंग मेथड का टाइप्स है, सबका सब चीज को इंक्लूड किया जाएगा। आपका आपका सपोर्ट, वेंटिलेशन, अंडरग्राउंड माइनिंग हैजर्ड्स में आपका डस्ट, फायर, इनंडेशन, सब का सब कवर अप होगा। इसके साथ साथ जो आपका स्टैट्यूटरी बुक्स है, जैसे रेगुलेशन, रूल, एक्ट, बीटीसी रूल, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, ठीक है, ये सारे बुक्स भी कवर अप किए जाएंगे। सर्कुलर, ठीक है, बहुत अच्छा होगा। और सबसे खास बात है बाबू, आप ध्यान देना क्लासेस में,
हम लोग केवल जिस दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे ना, उस दिन मैक्सिमम 7 to 10 डेज में, 7 से 10 दिन में पूरा का पूरा रूल्स खत्म कर देंगे। ओनली पूरा का पूरा रूल पढ़ के नहीं, रिमेंबर, याद करके पूरा रूल खत्म करेंगे, पूरा याद करके। आप में से बहुत बच्चों को लगता होगा सर पढ़ के तो कोई भी खत्म कर सकता 10 दिन में, नहीं, हम लोग पूरा का पूरा रूल याद करके खत्म करेंगे। 10 दिन में जितना क्लास होगा उतना क्लास में पूरा खत्म हो जाएगा। वैसे तो 7 दिन ही लगेगा, 3 दिन में फैक्टर और सट्टी लेके चलता हूं। पूरा सिलेबस आपका डियर स्टूडेंट्स 6 से 7 महीना में खत्म हो जाएगा, जो मुझे पूरा यकीन है। पर मैं 8 महीना अपना फैक्टर और सट्टी लेके चला हूं कि देर ना हो, कहीं कभी कुछ दिक्कत हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, कभी क्लास नहीं ले पाए, तो मैक्सिमम 8 मंथ जाए, 8 मंथ में सिलेबस कवर अप हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए ना बहुत सारा चीज मिलता है। सिलेबस तो आपका कवर है। सिलेबस का एक और पार्ट जो आप लोग शायद ध्यान नहीं दिए, मैं बहुत कोई मुझसे पूछा भी नहीं, जब आप लोग यहाँ पे तैयारी करोगे ना बाबू, तो सिलेबस का जो सेकंड पार्ट है, जैसे मान लो कि आप, जैसे उदाहरण के लिए मान लो बीसीसीएल का भी एग्जाम देने जा रहे हो, इसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों होता है। टेक्निकल भी होता है, नॉन टेक्निकल भी होता है। तो बाबू ये और ये, जब ये जरूरत पड़ेगा ना, तो ये भी पढ़ाया जाएगा आपको इंस्टीट्यूशन से। इसके अलावा तो फोन करा, हाँ हेलो, किसका? क्लास में आवाज और वीडियो आ रही है कि नहीं बाकी लोगों को? आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा इसका मतलब। बाकी लोग तो ठीक है, सब तो यस कर रहे हैं। आप देखिए अपना थोड़ा लैंग्वेज में आ जाए, थोड़ा नेटवर्क में आ जाइए ना। सबका तो है, आप तो नेटवर्क में आ जाइए, सबका सही है। आप मैसेज में देखिए, चैट के माध्यम से सभी लोग बोल रहे हैं यस। देखिए तो बाबू देखो यहाँ पे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट कवर अप होगा। टेक्निकल भी होगा, नॉन टेक्निकल भी होगा। तो टेक्निकल पार्ट में और नॉन टेक्निकल पार्ट में जितना भी चीज आपको नॉन टेक्निकल में जरूरत है ना, वो सारा चीज आपको सिलेबस में ऐड कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो नोटिस करना, 1-2 सवाल आता है जो एक्सीडेंट से रिलेटेड होता है। 1-2 सवाल आता है जब डीजीएस में कुछ चीज, माफ करना, जब कोल इंडिया में कोई चीज अपडेटेड होती है ना, तो उससे भी सवाल आता है। जैसे एनसीएल में जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें पूछा गया एक सवाल, आप लोगों को पता होगा कि ग्रेड ऑफ कोल कितना है, G1 से G17 आंसर था। ये अपडेटेड, ये कोल इंडिया का नहीं, ये एक आपका वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के वेबसाइट में इसको अपडेट किया गया था और वहां से सवाल आया था। तो इस तरह का जो वेबसाइट्स है ना, कोल इंडिया लेवल पे, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के लेवल पे, एक प्रहरी बोल के वेबसाइट्स है। इन वेबसाइट्स में जो भी डेटा, जो भी चीज अपडेट होगी ना, उन सब चीजों से आपको परिचय करवा दिया जाएगा, ताकि एग्जाम में आने वाला कोई भी सवाल आपसे ना छूटे। आप सबको पता है कि एग्जाम जब भी आप देते हो, तो आज के डेट में कट ऑफ जो जाता है वो 99 और 100 जा रहा है, ठीक है, 99 और 100 जा रहा है। तो एरर के ऊपर हम लोग बहुत काम करेंगे। एरर, आपका गलती को सुधारने पर हम लोग बहुत काम करेंगे। गलती को सुधारेंगे कैसे बाबू? जैसे आप लोग के यहाँ पे ना एग्जाम जो होगी, डेली 20 मिनट्स का आपको डिस्कशन करना पड़ेगा। डेली 20 मिनट का डिस्कशन, रोज 20 मिनट का डिस्कशन आपको करना ही पड़ेगा। रोज 20 मिनट आपको सवाल जवाब मेरे से करना ही पड़ेगा। मैं सवाल पूछूंगा, आपको 20 मिनट तक जवाब देना पड़ेगा। हर सवाल का जो ड्यूरेशन होगा मैक्सिमम 30 सेकंड का समय मिलेगा। जिसको आता है जवाब देंगे, जिसको नहीं आता वो रफली लिखेंगे आंसर उसका। ये तरीका है दूसरा, ताकि आप हर चीज को याद कर पाओ, यानी डेली 20 मिनट्स का डिस्कशन। इसके बाद दूसरा चीज जो आप लोग को मिलेगा बाबू, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से मिलेगा आपको, डेली 20 मिनट्स डिस्कशन हो गया। इसके बाद जब आप कोई चैप्टर यहां से कवर अप करोगे, तो चैप्टर कवर करने के बाद बाबू आपको एग्जाम देना होगा। वो भी एग्जाम कितना मिनट का होगा, कितना मार्क्स का होगा? दैट इज अ वीकली टेस्ट। ये डिस्कशन हो गया है ना, ये डिस्कशन हो गया, ठीक है। वीकली टेस्ट, रोज आपको सप्ताह में टेस्ट देना पड़ेगा बाबू, वीकली टेस्ट। और वो टेस्ट कितना होगा? टेस्ट आपको जो देना होगा वो 20 मार्क्स का ही होगा ओनली। लेकिन याद रखना, इसमें जो 20 में से 20 और 19 और 18 जो लाएगा, उसी का सिलेक्शन एग्जामिनेशन में होगा, ये ध्यान में रहे। तो इसमें कभी भी तुम लोगों को पीछे नहीं होना है। इसके बाद जब चैप्टर आप खत्म कर लोगे ना, तो चैप्टर खत्म होने के बाद एक और एमसीक्यू टेस्ट देना पड़ेगा। एमसीक्यू 50 मार्क्स का टेस्ट देना पड़ेगा। एमसीक्यू 50 मार्क्स का टेस्ट देना होगा। इसके अलावा आपको डियर स्टूडेंट्स एक देना पड़ेगा बिरयानी टेस्ट। और जब आपका एग्जाम होगा ना, जब आप एग्जाम में पहुंच जाओगे, जैसे मान लो एग्जाम होने वाला है आप लोगों को, तो एग्जाम में जब आप पहुंचोगे, एग्जाम का जैसा नोटिफिकेशन मिल गया, एग्जाम होने वाला पता चल गया, तब आपको मिलेगा टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज का मतलब कंटिन्यू टेस्ट होंगे उसमें, ताकि आप जो एग्जाम में गलती करने वाला है, आप सारा गलती मेरे पास करो, मैं उसको सुधार करूंगा और एग्जाम में आप गलती एकदम ना करो। तो इन सारे स्ट्रेटेजी के साथ, इन सारे प्लानिंग के साथ मैं पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। हेलो, हाँ बोलिए। क्लासेस तो चल रही है।
उसमें देखिए नीचे लिखा हुआ है ज्वाइन ज्वाइन लाइव ग्रीन कलर में। एक मिनट रुकिए रुकिए, मैं चेक करता हूं, एक मिनट रुकिए। क्या नाम है आपका? एक मिनट देख लेता हूं मैं, वेट करिए, लाइन पे रहिएगा। कुछ बच्चों का भी दिक्कत होगा यार। 66। आप एक बार ना फिर से करिए तो, रजनीश का तो नाम, रजनीश। आप मुझे व्हाट्सएप में आए भेजिए, तो व्हाट्सएप में आए भेजिए। हेलो, व्हाट्सएप में, हाँ व्हाट्सएप में आए भेजिए। हाँ यार, एक बच्चा नहीं जोड़ पा रहा आज क्लासेस में ना, थोड़ा दिक्कत होगा। रजनीश कुमार, रोल नंबर 34। हाँ दुर्गा, अभी नहीं हो पाएगा दुर्गा, भी क्लास ले रहा हूं। अब जिसका हो पाया जो कर पाएगा, नहीं कर पाया नहीं कर पाया। देखो तो बाबू, ये सारे टेस्ट के साथ ना आपका जो एरर है ना दूर हो जाएगा। हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, अभी आप देख लेना मैं पढ़ाता कैसे हूं। तो हम लोग एकदम पूरा बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक लेवल से जाएंगे, हर चीज के बारे में शुरू से लेके एकदम डेटा वाइज एक एक पॉइंट को देखेंगे, हर एक चीज को जानेंगे कि हाँ इसमें क्या है, इसका खास बात क्या है, ये पॉइंट कहां से आया नहीं आया, ताकि एग्जामिनेशन में कभी आपका जो कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चन होता है उसमें आप एरर ना करो, आप उसमें गलती ना करो। ठीक है, तो हम लोग हर चीज को जानेंगे। अब एक काम करते, देर ना करते, क्लासेस को स्टार्ट करते। ठीक है, क्लासेस को स्टार्ट करते। बहुत सारा बात हो गया, बहुत सारी चीज को आप समझ गए, बहुत सारा सवाल जवाब हो गया आप लोगों का, बहुत सारा फीचर्स को आप जान गए, है ना। सब फीचर्स जानने नहीं होगा, पढ़ने भी पड़ेगा। चलो क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। इस बीच अगर किसी के मन में कोई सवाल है तो पहले अपना सवाल पूछ ले, ठीक है, फिर मैं क्लासेस को और आगे बढ़ाता हूं। डीजे देशमुख सिलेबस में इंक्लूड रहेगा। पहले अपना सवाल पूछ लो बाबू, सवाल पूछ लो। सर नंबर ऑफ हेडिंग वाला सॉल्व कर देते हैं, कर देंगे, 1 मिनट साइकिल आज कर देंगे, डोंट वरी। और सवाल किसका है? सवाल क्या बाबू, सवाल पूछ लो। साउंड में जिसका प्रॉब्लम हो रहा है, एक बार एप्लीकेशन को लीव करके फिर से ज्वाइन कर लो, हो जाएगा। ठीक है, जिसका जहां दिक्कत हो रहा है, एक बार एप्लीकेशन को लीव करके ना, एक बार आप ज्वाइन करो, हो जाएगा। कौन सा बैच का कर रहे हैं? कौन सा बैच किसका लिंक चला गया? रुको यार, रुको 1 मिनट। खराब कर देंगे। हाँ विवेक, हाँ डीजे देशमुख शामिल होगा सुमित। हाँ बोलो विवेक। हेलो विवेक, क्लास ले रहा हूं। तो ग्रुप में तो तब से मैसेज हो रहा था कि किसको ऐड हुआ कौन नहीं हुआ, तुम लोग कोई रिप्लाई नहीं दे रहे अपना। अच्छा सुनो ना, अच्छा सुनो ना, कल कर लेना। अच्छा ठीक है, तुम मैसेज करो व्हाट्सएप में, अभी हम भेज देते हैं। हाँ ठीक। अरे यार, यार ये जुड़ नहीं पा रहा, इसका होगा भी नहीं हमको लग रहा आज। देखो आप लोग अपना सवाल पूछ लो,
तो सिलेबस में ना डीजे देशमुख शामिल रहेगा। डियर स्टूडेंट, जो हम लोग सिलेबस और बुक्स का नोट्स बनाया ना, वो 25 से अधिक बुक्स से मिलकर बनाया गया बुक्स। इसमें 25 से भी ज्यादा बुक्स का सहारा लिया गया है। मार्केट में जो 25 से ज्यादा बुक्स है उसका सहारा लिया। जैसे आप बोलोगे कौन कौन सा बुक बता देता हूँ। डीजे देशमुख वॉल्यूम 1, 2, 3 पहला ये है। एलसी काकू का बुक जो माइनिंग सरदार, सफल माइनिंग सरदार, एलसी काकू का बुक ओवरमैन हैंडबुक। फिर आपका एचपी सोनी साहब का बुक, आपका क्या बोलता है, एचपी सोनी का माइनिंग दिग्दर्शिका हिंदी में जो आता है। आरडी सिंह का बुक, ठीक है। इसके अलावा क्या बोलता है, कुछ एमसीक्यू बुक्स हैं, जैसे तुम्हारा आपको पता है कि जो राइटर्स में आते हैं, जो यहाँ तक जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, वो तुम्हारा जयंत कुमार जसवारा का 2 वॉल्यूम आता है, उसका है। एक कोई बारला बोल का राइटर है, उनका है। नीलेश एन रमन का बुक्स आता है, वो है। फिर एलसी काकू का एमसीक्यू माइनिंग मैनेजमेंट लेजिस्लेशन एंड जनरल सेफ्टी का बुक आता है, वो है। फिर आपका एनसी दे साहब का बुक आता है एमएमएलजीएस का, उसका अपडेटेड बुक है। रंजन सर का जो बुक लिखा हुआ है आईआईटी बीएचयू के जो है प्रोफेसर, उनका लिखा हुआ बुक है लेजिस्लेशन के ऊपर, उसका एमसीक्यू उस पर उठाया गया है। गेट के ऊपर एके बुराई साहब का लिखा हुआ बुक से उस पर सवाल जवाब को लिखाया गया है। इसके अलावा जितना भी इतना जितना याद कर पा रहा हूं मैं बता रहा हूं। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स बहुत सारा बुक्स को सहारा लेके बनाया गया नोट्स को, और साथ ही साथ इसके साथ जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं ना, उन एग्जामिनेशन में आने वाला सवाल को भी इंक्लूड कर दिया गया है। आप सोच नहीं सकते हो कि लेवल क्या है। इसके साथ जो आपको नोट्स मिलेगा ना बाबू, वो पूरा का पूरा नोट्स ना पॉइंट वाइज मिलेगा। नोट्स ना एकदम पूरा का पूरा पॉइंट वाइज होगा, ठीक है, ठीक है। नोट्स पूरा का पूरा पॉइंट वाइज मिलेगा, उसमें नोट्स पूरा का पूरा पॉइंट वाइज मिलेगा, उसमें आप पूरा का पूरा नोट्स को पॉइंट वाइज कर पाओगे। क्या यार, पॉइंट वाइज मिलेगा, तो आप पूरा का पूरा नोट्स को क्या कर सकते हो, वहां से आप क्लास को कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहा हूं। चलो ठीक है, मैं मोबाइल को स्विच ऑफ कर रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है इसकी वजह से। बंद कर दो थोड़ी देर के लिए मोबाइल, संभाल लेगा ना तुम लोग। यार मैसेज करेगा तुम लोग देख लेगा ना। क्लासरूम आईडी सेंड करिए, ये तो सेंड किया यार इसको। मैं मोबाइल बंद कर दूं, बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूं इससे यार, नहीं पढ़ा पा रहा हूं मैं। बंद कर दूं, इतने लोग मैसेज करें कैसे करूंगा बताओ। एनके सिंह, मोबाइल को बंद कर देता हूँ। चलो तो बाबू एक बात बताता है, बंद कर देता हूं, ठीक है। चलो तो अब हम क्या बोले, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग हर एक चीज को जानेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। चलो अब माइनिंग मेथड स्टार्ट करता हूं। दैट इज द माइनिंग मेथड, बेसिक पार्ट माइनिंग मेथड स्टार्ट किया था, ठीक है। देखो माइनिंग मेथड जो स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, उसका सबसे पहला और बेसिक चीज ये क्या है ना, आपको समझना पड़ेगा कि माइनिंग चीज है क्या। माइनिंग मतलब क्या होता है। मेरी साउंड क्वालिटी आपको समझ में आ रही होगी तो प्लीज रिप्लाई कर देना एक बार कि हाँ सर साउंड आ रही है। मैं अभी मतलब एग्जैक्टली क्लास के 30 मिनट्स के बाद से मैं एग्जैक्टली आप लोगों को पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इतना देरी तक सिर्फ बकवास ही हो रहा था, सिर्फ बकवास, मेरे लिए बकवास है, पढ़ाई नहीं था, ठीक है। अब मैं क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। सो अब अगर किसी को कोई अभी भी अगर किसी के मन में कोई डाउट और कोई सवाल हो तो पहले पूछ लो, फिर मैं अपना क्लास को आगे बढ़ाऊंगा। पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मुझे 100%। चलो देखो बाबू, माइनिंग मेथड क्या होता है, पहले बेसिक माइनिंग में आपको समझना पड़ेगा व्हाट इज माइनिंग। माइनिंग का मतलब क्या होता है। माइनिंग से पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज मिनरल। मिनरल क्या होता है, व्हाट इज ओर। मिनरल का मतलब होता है खनिज, यानी हर वो पदार्थ जो जमीन से खोद कर निकाला जाता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। जमीन से निकाला गया कोई भी पदार्थ जिसको हम लोग खोद कर निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम मिनरल बोलते हैं। हर वो चीज मिनरल। तुम बोलेगा सर पत्थर खोद के लाए हम, तो वो भी मिनरल है। तुम बॉक्साइड खोद के लाया, आयरन और खोद के लाया, जो भी तुम खोद के लाया, सब का सब क्या मिनरल। पर और होता है जो उसमें से मिनरल से मेटल आसानी से निकाला जाता है।
तुम कोयला भी अगर खोद के लाओगे ना, तो कोयला भी जमीन से निकाल के लाओगे, तो वो भी क्या कहलाएगा बाबू, वो भी कहलाएगा तुम्हारा मिनरल ही कहलाएगा, उसको मिनरल ही बोलेंगे। तो माइनिंग का मतलब होता है टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल, मिनरल को जमीन से निकाल कर लाना, मिनरल को जमीन से निकालना, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। तो पहले माइनिंग क्या होता था, पहले कोयला कैसे जानते थे हम लोग, तो पहले मान लो ये मेरा पूरा का पूरा भारत है, पूरा का पूरा भारत इंडिया देश है मेरा, मान लेता हूं, चलो भारत को भारत जैसा ही बना देते हैं, उसमें भारत का ही नहीं बना सकते, भारत जैसा भारत ही बना देते हैं। तो मान लेते हैं मेरा, ये मेरा क्या है, नॉर्थ इंडिया को दिखाता हूं मैं, नॉर्दर्न पार्ट को दिखाता हूं, तो ये मेरा नॉर्दर्न पार्ट है, ये मेरा नॉर्थ इंडिया का पार्ट है। तो इस पार्ट में जानते ज्यादा कोयला मिलता है, तो इस नॉर्दर्न पार्ट में बाबू हम देखें क्या, जो नॉर्दर्न पार्ट है इंडिया का, तो यहां पर पहले कोयला मिला, ठीक है, ब्रिटिश राज में कोयला मिला। तो इस कोयला को निकालना है, तो पहले क्या करते थे लोग, कुछ नहीं, मिट्टी हटा कोयला निकालो, मिट्टी हटा कोयला निकालो, ऐसे काम चलता। मिनरल है, वैल्यूबल मिनरल है, कोयला तो कोई भी कच्चा चीज में इस्तेमाल होता है ना। कोयला मिला मतलब क्या, उस कोयला से आप कुछ भी कर सकते हो, डायरेक्ट आप उसको सेल कर सकते हो, डायरेक्ट वो यूज होने वाला चीज। अगर आपको आयरन और मिल जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन कोयला को डायरेक्ट यूज कर सकते हो, तो निकाल के यूज कर रहे हैं लोग, लेकिन धीरे धीरे ये यूज हो रहा है। दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ द माइनिंग, पर हम लोग जो अभी करते हैं दैट इज द फुल्ली साइंटिफिक माइनिंग। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आपके पास 100 किलो कोयला है, मैं उदाहरण देता हूं, तो इस तरह से जो आप माइनिंग पहले करते थे उसमें से केवल 2 किलो ही कोयला निकलता था, बाद बाकी 98, 2 से 10 किलो ही कोयला निकलता था, बाद बाकी जो 98 से लेकर 90 किलो तक कोयला बर्बाद हो जाता था, उसको हम लोग निकाल ही नहीं पाते थे, उसमें आग लग जाता था। तो टेक्निक्स क्या आया, टेक्निक्स क्या, सोच क्या आया कि ऐसा कुछ टेक्निक्स क्यों ना डेवलप किया जाए, ऐसा कुछ मैनर क्यों ना डेवलप किया जाए जिससे हम लोग जो कोयला को निकाले, जिससे हम कोयला को निकाले, तो कोयला ऐसा होना चाहिए बाबू, ऐसा कोयला होना चाहिए कि उसमें सारा का सारा कोयला को निकालने इकोनॉमिकली हो मेरे लिए, और बाकी का कोयला का नुकसान भी ना हो, ऐसा सोच आया। डियर स्टूडेंट्स, एक बात मैं इस क्लास के माध्यम से आप सबसे कहना चाहता हूं, प्रीवियस क्लास, जो प्रीवियस बैच में जो बच्चे पढ़ रहे थे, उन लोगों का जो क्लास हुआ था काफी फास्ट हुआ था। अभी मैं टॉपिक और कंटेंट से एकदम समझौता नहीं करूंगा, क्योंकि ईसीएल मुझे सिखाया है, ईसीएल, सीसीएल, सीसीएल, एमसीएल और एससीएल, ये सारे सब्सिडरीज ऐसा है ना जो आपका बेसिक लेवल से सवाल पूछेगा। आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हर चीज के बारे में। तो बेसिक लेवल पे हम बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, अभी एमसीक्यू पे तो फोकस करेंगे ही करेंगे, बेसिक पे भी करेंगे। हम कंटेंट से कोई समझौता नहीं करेंगे, जरूरत पड़ेगा तो क्लास का टाइमिंग को बढ़ा देंगे, ये मैं कर दूंगा, ये मेरे से हो जाएगा, लेकिन कंटेंट से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा, इतना आप लोग ध्यान में रखना। इसलिए कंटेंट सर जल्दी पढ़ाइए, थोड़ा स्पीड करिए, वो मेरे से नहीं हो पाएगा इस बार। वैसे भी 6 महीना 8 महीना का टाइम लिया हो, मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा उतना में, ठीक है। मुझे अगर 4 क्लास की जगह 5 क्लास लेना पड़े तो मैं लूंगा, इतना आप याद रखना, लेकिन कंटेंट से कोई समझौता नहीं होगा, ठीक है, रिमेंबर इट। तो बाबू अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, इस तरह से हम लोग कोयला को निकाल रहे थे, तो ये एक तरीका था निकालने का। लेकिन अभी जब साइंटिफिक रिसर्च हुए ना, जब बताया गया, तो बोला कि कोयला निकालने का जो मेथड हो सकता है, तो पहले आप उसको स्टडी कीजिए कि कोयला बना कैसे। फर्स्ट यू हैव टू नो हाउ टू कोल इज प्रिपेयर, पहले आप जानिए कि कोयला का प्रिपरेशन हुआ है, कोयला कैसे बना है, माइंस के अंदर कोयला बनता कैसे है, पहले ये समझना पड़ेगा कि कोयला का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो बाबू 2 तरह का थ्योरी है, आपको पता है, आप लोग पढ़ाया गया पहले से, फिर से मैं थोड़ा सा बात करता हूं। अगर पूरा इस थ्योरी के बारे में बात नहीं करेंगे ना, तो मेरा पूरा का पूरा अधूरा रहेगा, और इसमें बहुत सारा एमसीक्यू नॉलेज, एमसीक्यू भी चीजें आएंगी जो बेसिक है, आप लोग नहीं पता है, मैं आपको बता देता हूं। व्हाट इज द क्वालिफिकेशन, व्हाट इज द कार्बोनेशन, व्हाट इज द सेल्यूलोज, एवरीथिंग के बारे में यहाँ कंसेप्ट पता चलेगा, इसलिए बेसिक चीज को ध्यान से देखना। तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोल, पहले आप जानो कोयला बना क्या है, फिर कैसे बना है, क्या है कोयला, कैसे रहता है, उसके बाद आप उसको निकालना साइंटिफिक तरीके से। तो फर्स्ट वी नो हाउ कोल इज फॉर्म। तो कोल फॉर्म का प्रोसेस जो होता है, बेसिकली बोला जाता है, हर एग्जाम में ना बेसिक से सवाल रहता है, ठीक है, इस सब चैप्टर से आपको सवाल मिलेगा, इसलिए ध्यान से देखना। तो फॉर्मेशन ऑफ कोल बोलता है ना, 2 तरीका से हुआ है, माना जाता है 2 स्टेज है ना, 2 तरीका से होता है। एक होता है इंसिटू थ्योरी बोला गया है, इंसिटू, और एक होता है ड्रिफ्ट थ्योरी। ड्रिफ्ट, इंसिटू का मतलब होता है क्या, अब देखो, अब कोयला कैसे बना, पहले इस चीज को जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि जंगल, वुड है ना, लकड़ी से कोयला बना है। किससे बना है बाबू, लकड़ी से कोल बना है, लकड़ी से कोयला बना है। तो लकड़ी से कोयला ऐसे बन गया, हम घर में लकड़ी रख देंगे 100 किलो तो कोयला बन जाएगा, नहीं। इसमें लगा है बीच में बहुत सारा प्रोसेस। तो बीच में कौन सा प्रोसेस लगा है, बीच में जैसे लकड़ी में क्या क्या चीज लगा है, अब इस चीज को समझते हैं। तो इस चीज को समझने के लिए थोड़ा बेसिक पूरा प्रीवियस टाइम में जाना पड़ेगा हम लोगों को। आज से 1-2 लाख साल पहले जाना पड़ेगा, भारत पृथ्वी कैसा था इस पे सोच लगाना पड़ेगा। तो आज से 1-2 लाख साल पहले ऐसा था ना कि जो हम लोग आपका अर्थ देख रहे हो ना, सॉरी थोड़ा अर्थ में बनाता हूं, ये जो आप अर्थ देख रहे हो ना, तो अर्थ में ना बहुत सारा ग्रीन वेजिटेटेड प्लांट्स थे, अर्थ में ना बहुत सारा पेड़ पौधा थे, बहुत सारा अर्थ में जंगल था। अर्थ में क्या था, बहुत सारा जंगल था, है ना बाबू। पृथ्वी पर क्या था, बहुत ज्यादा जंगल था, बहुत घना घना जंगल था,
ठीक है। लेकिन कालांतर में क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, धीरे धीरे क्या हो गया, कभी कोई, ठीक है, नेचुरल आपदा के कारण, नेचुरल आपदा है, कोई आदमी लेकर नहीं आया, ठीक है, नेचुरल आपदा मतलब नेचुरल कैलामिटी, उसका मतलब क्या होता है, जैसे भूकंप हो गया, ज्वार भाटा का ऐसा कुछ कंडीशंस हो गया, जमीन का उथल पुथल हो गया, इन सब कारण की वजह से डियर स्टूडेंट्स क्या हुआ कि जो पेड़ पौधा वेजिटेटिव जो था ना, वो क्या हो गया, जमीन के नीचे चला गया। आज से लाखों साल पहले सोचो, ठीक है। तो जो जमीन के नीचे चला गया, तो उस जमीन के नीचे, मान लो ये मेरा जमीन है, इसके नीचे क्या है, ग्रीन प्लांट्स सब चले गए हैं, ठीक है, इसके नीचे ग्रीन प्लांट्स चले गए। तो जमीन के नीचे अगर हरा पेड़ पौधा सब चला जाएगा, तो इसके ऊपर क्या होगा, ऊपर से मिट्टी बैठेगी, धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर से क्या स्टार्ट होगा इसमें बैठना, ऊपर से मिट्टी बैठना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ऊपर से मिट्टी बैठेगा बाबू, धीरे धीरे और क्या होगा, अरे इंक खत्म हो गया, रुको, है। तो जैसे ऊपर से मिट्टी बैठना स्टार्ट होगा, तो उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा, थोड़ा इसको मैं छेद कर लेता हूं, रुको। तो उसके यहाँ पे पीने इंक मिल जा, आज ग्रीन वाला इंक काम नहीं कर रहा। तो जैसे जैसे मिट्टी बैठेगा ना, तो मिट्टी इसके ऊपर बैठना स्टार्ट कर दिया, ये आपके नीचे पेड़ पौधा है, इसके ऊपर क्या मिट्टी बैठ रहा है। तो जब मिट्टी बैठेगा तो उसके ऊपर क्या होगा, एक फील होगा उसको प्रेशर, क्या मिलेगा उसको, दबाव, क्या मिलेगा बाबू उसके ऊपर, प्रेशर, ठीक है। और अर्थ, जमीन धरती के नीचे, आपको पता है जमीन के नीचे क्या होता है, धीरे धीरे जब हम लोग डेप्थ में जाते हैं तो हीट बढ़ता है, तो आपको जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से गर्मी बढ़ता है, तो बदले में आपको क्या मिलेगा, प्रेशर और टेम्परेचर, ये दो चीज मिलेगा। आपको क्या मिल रहा है, प्रेशर मिल रहा है और टेम्परेचर मिल रहा है, किसको, जमीन के नीचे क्या हुआ, लकड़ी, वुड, जंगल को, ठीक है। अब अगर जब ऐसा होगा ना, और यहां पर एक बैक्टीरियल एक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल एक्शन, एक और चीज है बैक्टीरियल एक्शन। तो इन बैक्टीरियल एक्शन की वजह से, ठीक है, क्योंकि बैक्टीरिया हर जगह है, तो बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हम लोग देखेंगे धीरे धीरे जो मेरा लकड़ी था वो धीरे धीरे कोयला में बन जाएगा। मतलब लाखों साल लगे उस कोयला को बनने में, जो आज हम लोग केवल महज 50 से 60 से 100 साल में हम लोग खत्म कर दे रहे हैं। उसको बनने में लाखों साल लगा है, और हम लोग उसको इतना आसानी से उसको दोहन कर ले रहे हैं, उसको यूज कर ले रहे हैं। तो इस तरह से कोयला का फॉर्मेशन हुआ है, ये हुआ बेसिक कोयला का बनने का कहानी। अब सवाल है कि कोयला जो सीम मिलता है वो किस तरह से मिलता है। कोयला जो सीम मिलता है उसका पीछे रीजन क्या है, उसका दो रीजन है। अच्छा, ये जो आप देखे ना लकड़ी से कोयला, तो डायरेक्ट कोयला नहीं बना, इसमें कुल 5 स्टेज थे। पहले लकड़ी से बना पीट, क्या बना, पीट, फिर उसके बाद क्या बना, लिग्नाइट। मैं समझा देता हूं इसमें क्या होता था। इसमें इस प्रोसेस को कार्बनाइजेशन में बोलते हैं, ठीक है, मैं समझा देता हूं, ध्यान से रुक जाना। वुड, पीट, लिग्नाइट, ठीक है, बिटुमिनस मिनस और एंथ्रासाइट, ठीक है, ये कोयला का स्टेज है। अब बाबू एक बात जानते ही चीज तो है क्या, ये हो क्या रहा है, एक प्रोसेस है केमिस्ट्री का, उसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। कार्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है, कार्बनाइजेशन का मतलब होता है कार्बनीकरण, यानी कार्बन का संख्या बढ़ाना। जब कोई प्लांट मटेरियल जैसे आप देख रहे हो ना, तो इसका केमिकल फॉर्मूला आप जब जानोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसको नोट कर लेना, उसको बोलते हैं सेल्यूलोज, C6H10O5, ये फॉर्मूला होता है सेल्यूलोज का। दैट इज कॉल्ड प्लांट मटेरियल का जो बेसिक कंपोजिशन होता है, कंपोनेंट होता है ना, उसका फॉर्मूला था C6H10O5, ठीक है। अरे लाइट कहीं नहीं जला है, तुम लोगों को लाइट कम नहीं लग रहा था, हाँ, लाइट कम नहीं लग रहा था बोर्ड पे कि सर लाइट कम है, ऐसा बताता भी नहीं है सर बोर्ड में लाइट कम है। लाइट कम रहेगा तो बताएगा ना भाई कि लाइट कम है सर। लाइट कम है तो बताएगा ना भाई कि लाइट कम है सर, हाँ, बोलेगा ना भाई कि लाइट कम है। रुक जाओ यार, एक लड़का को फोन कर देता हूं। ठीक है, चलो, तो हम लोग क्या देखें, यहाँ पे एक ग्रुप में मैसेज कर देना ना, आपका जो लड़का जुड़ा नहीं, एक बार कोशिश करे जुड़ जाएगा भी, ठीक है। देखो, तो ये सेल्यूलोज था। अब यहाँ पे क्या होता है, कार्बनीकरण। कार्बनीकरण का मतलब क्या, देखो बाबू, यहाँ पे क्या है, कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब फॉर्मूला अच्छा से देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप अच्छा से देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, C6H10O5, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज, दैट इज द बेसिक प्लांट मटेरियल। कोई भी जो बेसिक प्लांट मटेरियल होता है उसका फॉर्मूला ही होता है। अब इसमें जब बैक्टीरियल एक्शन करवाओगे ना, तो क्या होगा ना, बैक्टीरिया क्या करेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को गैस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब उसको तोड़ देगा।
बैक्टीरिया क्या करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा, इसको तोड़ने का काम करेगा, इसको विघटन करेगा, मतलब कार्बन को अलग, हाइड्रोजन को अलग, ऑक्सीजन को अलग, ठीक है। जब ये टूटेगा ना तो बाकी जो गैसेस है वो बाहर निकलने का प्रयास करेगी और बाहर निकलेगी, तो सिर्फ बचेगा क्या, यहाँ कार्बन बचेगा। तो कार्बन का मतलब ही तो कोल है, कोयला का मतलब क्या है, कार्बन। तो ये जो आप देख रहे हो ना प्रोसेस, इसी को बोलते हैं कार्बनाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बनाइजेशन, NISATION, कार्बनाइजेशन यानी कार्बनीकरण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बनीकरण, यानी कोयला में कार्बन बढ़ रहा। और जितना ये जो आप देख रहे हैं ना वुड से पिट, तो इसमें कार्बन का परसेंटेज वुड से ज्यादा होता है। पिट से लिग्नाइट, तो लिग्नाइट में कार्बन का परसेंटेज पिट से ज्यादा है। पिट से बिटुमिनस, तो बिटुमिनस में लिग्नाइट से ज्यादा होता है, और बिटुमिनेट से एंथ्रासाइट, तो एंथ्रासाइट में बिटुमिनेट से ज्यादा होता है। सबका मोटा मोटी 10 का डिफरेंस होता है। इसका एवरेज 95 के आसपास आता है, 90 टू 95, 97 तक होता है। इसमें आपका 85 के आसपास होता है, इसमें आपका 75 के आसपास एवरेज होता है, इसमें 65 के आसपास होता है। 10% का डिफरेंस होता है। इसका एग्जैक्ट जो डेटा है हम लोग जब MCQ नोट करेंगे तो उसमें हम लोग बताएंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो ये समझ में आया कि कोयला बना कैसे, मतलब लकड़ी से कोयला कैसे बना। तो लकड़ी से कोयला जो बना उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, कार्बनाइजेशन और बैक्टीरियल एक्शन, ये 4 चीज काम किया, तब जाकर मेरा कोयला का फॉर्मेशन हुआ है। धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ कार्बन जमा होते गया और मेरा कोयला बन गया, ठीक है। तो कोयला के बारे में जाने, कोयला कैसे बना। अब हम लोग जानते हैं कि कोयला है कैसे, कोयला रहता कैसे है, क्योंकि निकालना हमको कोयले को है। मेरा टारगेट क्या है, हमको, मेरा टारगेट है कि कोयला को हमको एक्सट्रैक्ट करना है, कोयला को हमको निकाल के लाना ऊपर, है कि नहीं। तो हमको जानना पड़ेगा बाबू अब कि कोयला है कैसे, जमीन के अंदर कोयला होता कैसे, और कोयला निकालने के लिए हमको क्या क्या कंसेप्ट चाहिए, क्या क्या चीज का जरूरत पड़ेगा। अब उन सब चीजों के करके समझते देखो, और तभी आएगा माइनिंग मेथड। माइनिंग मेथड तो बहुत बाद का चीज है, पहले तो कंसेप्ट होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि करना क्या है, तो ऑटोमेटिक मेथड समझ में आएगा क्या हो रहा है। देखो, तो अब समझ में आया कि कोयला बना, कोयला रहता है कैसे, फॉर्मेशन कैसे हो। इसके लिए 2 थ्योरी है, एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूट थ्योरी और एक को बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी। तो जैसे थोड़ा देर पहले हम बता रहे थे कि बहुत सारा हम लोग प्लांट मटेरियल, वेजिटेटिव, बहुत सारा क्या बोलता है कि पृथ्वी पर पहले बहुत सारा जंगल था, ठीक है। अब जंगल क्या हो गया, किसी भी नेचुरल आपदा के कारण सीधा जमीन के नीचे जाके दब गया वो। अब जो दबा ना, तो 2 तरीका से दबा। जैसे इंग्लैंड में क्या हुआ कि जैसे मान लो ये जंगल था इंग्लैंड में, तो जंगल क्या है ना, एक ही जगह दब गया, जहां पर जंगल था वहीं पे दब गया। और इंडिया में क्या माना जाता है कि जो जंगल था ना, नदी द्वारा बहाकर अपने अपने तली में जमा किया गया। मतलब जैसे मान लो अगर ये नदी कोई बह रही है इस तरह से, तो नदी क्या किया, अपना तली में लाके प्लांट मटेरियल को जमा किया, ठीक है। जैसे अभी देखो झारखंड में और बंगाल में देखो, कोयला कहां मिलता है, ज्यादातर मिलता है कोयला आपका दामोदर नदी के किनारे, ठीक है। तो दामोदर नदी उसके आसपास मिल रहा कोयला, तो ऐसा माना जाता है कि दामोदर नदी ही पूरा जंगल को लाके अपना नीचे जमा की थी, इस वजह से कोयला मिलता है। अब ये जो कोयला मिला इस तरह का, जो जहां पर डायरेक्ट जाके जमा हो गया, उसको बोलते हैं इंस्टीट्यूट थ्योरी। और जहां पर कोयला नदी के द्वारा लाके अपना बेड में, ठीक है, जमा किया, उसको बोलते हैं ड्रिफ्ट थ्योरी। तो कोयला 2 तरह से, जब इंग्लैंड में देखोगे ना, जो फॉरेन कंट्री इंग्लैंड है, ध्यान से सुनना, मेक अ वर्ड, इंग्लैंड कहां पे, उसमें कौन सा थ्योरी, इंस्टीट्यूट थ्योरी। तो इंग्लैंड में जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ ना, किसकी वजह से हुआ है, वो इंस्टीट्यूट थ्योरी कारण हुआ। उसमें इंस्टीट्यूट थ्योरी की वहां कोयला जो तो फ्लैट सिम मिलता है, एकदम फ्लैट, सीधा सीधा कोयला सिम मिलेगा। लेकिन भारत में जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ है, भारत में किसके कारण हुआ है, दैट इज बाय ड्रिफ्ट थ्योरी। तो भारत में कोयला हमेशा क्या मिलता है कि इंक्लाइन वे में मिलता है, एक एक इंक्लाइन, तिरछा करके मिलता है हमेशा। मतलब अगर ये आपका सरफेस हो तो कोयला आपको हमेशा ऐसे करके मिलेगा। तो ये 2 तरीका से हो गया, ठीक है। लेकिन मेरा टारगेट पूरा नहीं हुआ। मेरा टारगेट क्या है, मेरा सोच क्या है, माइनिंग मेथड स्टार्ट करना चाह रहे हैं। हमको ये जानना नहीं कि इंस्टीट्यूट थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी नहीं, मेरा टारगेट है कोयला निकालना। पर हम जान गए कि भारत में कोयला ऐसा होता है, ठीक है। अब यहां से माइनिंग मेथड आपका स्टार्ट। जो इस चीज को समझ लिया, माइनिंग मेथड का बेसिक चीज समझ गया, और उसको, उसका एकदम माइनिंग मेथड, एकदम बेसिक माइनिंग मेथड में पूरा दिमाग में घुस जाएगा, ठीक है। जिसको यहां तक बात समझ में नहीं आया, वो प्लीज मुझे मैसेज करके पूछ ले कि सर ये बात समझ में नहीं आया, फिर से एक बार बोल दीजिए, मैं फिर से बोल दूंगा। आप अपना मैसेज कर दो, मैं देख लेता हूं कि कौन लोग को क्या प्रॉब्लम हो रही है। अभी तक जिसको समझ में नहीं आया है जल्दी से मैसेज कर दो अब, ताकि मैं अपना माइनिंग मेथड को आगे बढ़ा पाऊं, माइनिंग मेथड को मैं पहुंच पाऊं। लॉन्ग वॉल क्या होता है, अंडरग्राउंड क्या होता है, ओपन कास्ट क्यों करते हैं, ओपन कास्ट का कंसेप्ट क्या है, आउटक्रॉप क्या होता है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है, सब चीज के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बस आप लोग सिर्फ यहां तक बोल दो कि हाँ सर ठीक है, यहां तक इतना सिर्फ आप रिप्लाई दे दो। यार बिस्मिल्लाह।
हाँ, ड्रिप थ्योरी का मतलब हुआ नदी के द्वारा बहाकर, जब नदी क्या करती है, बहाकर मिनरल को अपने बेड में डिपॉजिट करती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिप थ्योरी। ठीक है, जब नदी क्या करती है, अपने मिनरल को अपने बहाकर लाकर उसको डिपॉजिट कर रही है ना, यार खुल गया, हाथ में कलर लग जा रहा, उसको क्या बोलते हैं, ड्रिप थ्योरी बोलते हैं। रुक जाओ, थोड़ा कलर डाल देता हूं यार, इंक सब चल रहा नहीं बढ़िया से, दिख नहीं रहा, रुको 2 सेकंड। और क्या सवाल है आप लोगों का? सवाल कुछ कुछ आ रहा है, रुक जाओ। हाँ, आगे पढ़ाइए सर, सही पढ़ाऊंगा। इंडियन में 90% ड्रिप थ्योरी से 1% इंस्टीट्यूट थ्योरी से। आप बता सकते हैं इंडिया में इंस्टीट्यूट थ्योरी से कहां कोयला मिलता है? इंडिया में किस भाग में इंस्टीट्यूट थ्योरी से कोयला मिलता है? असम, लिख लो। कश्मीर, वेरी गुड। और कहीं मिलता है क्या इंडिया में? जम्मू एंड कश्मीर, सही है, लिख लो, लिख लो बाबू। इंडिया में जम्मू एंड कश्मीर में मिलता है कोयला। कहां से? तो 2 तरह का थ्योरी होता है डियर स्टूडेंट्स, एक हो गया इंस्टीट्यूट थ्योरी, एक हो गया ड्रिप थ्योरी। ठीक है यार, ठीक है, तो 2 तरह का थ्योरी से कोयला मिलता है। ठीक है, थोड़ा सा इंक डाल लेता हूं। और क्या जानना है? तो अब कुछ सवाल पूछते, देखते आप लोग सीखे हैं कि नहीं इतना दूर तक, कुछ तो क्वेश्चन हो जाए। तो भारत में, ठीक है, चलो ठीक है, कोयला 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 का जो फॉर्मेशन हुआ है, कोयला का जो फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, कोयला जो बना है मेरा, कोयला जो मेरा बना है, तो कोयला जो फॉर्मेशन हुआ, सबसे पहला कोयला से क्या बना है? वुड, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस में सबसे पहला कोयला से क्या बना है? जल्दी से, वुड, पिट, लिग्नाइट, बिटुमिनस में सबसे पहला कोयला से क्या बना है? जल्दी से नाम बताओ। वुड, पिट, लिग्नाइट में सबसे पहला कोयला से क्या बना है? वेरी गुड। वुड, पिट, लिग्नाइट में सबसे ज्यादा पहला कोयला से क्या बना है? ये। इंग्लैंड में कौन सा थ्योरी से कोयला का फॉर्मेशन हुआ है? इंग्लैंड में किस थ्योरी की वजह से कोयला का फॉर्मेशन माना जाता है? इंग्लैंड में किस थ्योरी की वजह से कोयला का फॉर्मेशन माना? जल्दी से रिप्लाई देकर बता दो। वेरी गुड, कौन सा होगा? इंस्टीट्यूट। और भारत में कौन सा थ्योरी होगा बाबू? भारत में कौन सा थ्योरी होगा? कोयला फॉर्मेशन जो हुआ है, कोयला जो फॉर्मेशन हुआ डियर स्टूडेंट्स, एक बात बताओ, उसको कौन सा प्रोसेस बोलते हैं? कोल फॉर्मेशन को केमिस्ट्री के लैंग्वेज में कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा? कोल फॉर्मेशन को केमिस्ट्री के प्रोसेस में कौन सा प्रोसेस बोला जाएगा? कार्बनाइजेशन बोला जाएगा। क्या बोलेंगे बाबू? कार्बनाइजेशन। केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे उसको? हम लोग कार्बनाइजेशन बोलेंगे, है ना, कार्बनाइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कार्बनाइजेशन। और एक बात बताओ कि जो कोयला का फॉर्मेशन हुआ है ना, उसमें जो सेल्यूलोज होता है, सेल्यूलोज, प्लांट मटेरियल, दैट इज कॉल्ड सेल्यूलोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लांट मटेरियल दैट इज सेल्यूलोज, इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्लांट मटेरियल सेल्यूलोज का फॉर्मूला क्या होता है? देखो मिट गया, अब बता नहीं पाएगा तुम लोग। सेल्यूलोज का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से, सेल्यूलोज का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, ठीक है, थैंक यू सो मच, तुम लोग मुझे 2 मिनट का टाइम दिया। ठीक है, अब तुम देखो मेरा कमाल। देखो, तो अब बाबू हम लोग क्या जाने, चलो आते हैं क्लास पे। ठीक है, ध्यान सुनना। देखो अब हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो ना कि भाई क्लास में एक बार जुड़ने का प्रयास किया, क्लास जोर शोर से चल रहा है। ठीक है, एक बार ग्रुप में मैसेज कर दो, क्लास जोर से चल रहा है। ओपन नहीं हो रहा, कौन कर रहा है यार, ओपन नहीं हो रहा। ठीक है, जोरदार तरीके से चल रहा है। ठीक है, लिख दो क्लास जोरदार तरीके से चल रहा है गुलाम। चलो देखो बाबू, तो हम लोग देखे, अब आते हैं हम लोग बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, एकदम माइनिंग मेथड का बेसिक पार्ट, यहां से आप समझ गए तो आपको बहुत सारा आइडिया क्लियर हो जाएगा। देखो जो कोयला का फॉर्मेशन होता है ना, हम लोग बात जाने का, कोयला नदी में बना है और कोयला ऐसे मिलता है। देखो ये वाला कोयला मेरा है, ठीक है, और ये वाला क्या देख रहे हो आप? ये वाला जो आप देख रहे हो दैट इज कॉल्ड सरफेस। ये मेरा क्या है? ये मेरा सरफेस है। देखो अब पेन चलना मेरा स्टार्ट हुआ, अब मेरा हथियार सब रेडी हो गया है। ठीक है, अब तुम अपना ब्रेन को ठीक ठाक रख लो। ठीक है, अब मेरा हथियार रेडी हुआ, अब हमको थोड़ा ठीक लग रहा है कि मेरा चारों कलर का पेन चलना स्टार्ट हो गया। देखो तो ये मेरा कोयला फॉर्मेशन का मेरा पहला बेसिक चीज है, क्या? कोयला फॉर्मेशन मेरा ऐसा हुआ। ठीक है, अब ये मेरा क्या है बताओ? दिस इज माय कोल, इसमें क्या क्या है? मेरा कोयला है। ठीक है, इस कोल। अब ये मैं कहां का बात कर रहा हूं? मेरा भारत का बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह से ही कोयला मिलता है भारत में। भारत में कोयला कैसे मिलता है? ऐसे मिलता है। भारत में कोयला ऐसा होता है, भारत में एक साथ बेडेड डिपॉजिट नहीं होता है। भारत में कोयला क्या होता है? वो इंक्लाइन वे में डिपोजिशन किया रहता है,
इंक्लाइन तरीके से कोयला का डिपोजिशन होता है। तो हम लोग भारत में ऐसा कोयला मिलता है, ठीक है। और ये मेरा सरफेस है। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, जो जमीन के पास है, देखो ये वाला पार्ट जो कोयला का आप देख रहे हो ना, ये वाला कोयला का पार्ट है, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे। ये वाला जो पार्ट देख रहे हो ना, यहाँ पे कोयला जो जमीन के पास मिलता है ना, कुछ कुछ कोयला क्या होता है जमीन के पास मिलता है, बहुत बार कोयला एकदम सरफेस तक मिलता है। कहां तक? सरफेस के करीब आ जाता है, बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो जो जगह कोयला सरफेस के पास मिलता है, सरफेस के जगह में मिलता है, निकला हुआ मिलता है, उसी जगह के आधार पर उस कोल सीम का नाम होता है, उस जगह पे आधार पर उस कोयला सीम का नामकरण करते हैं हम लोग। तो जैसे मान लो ये वाला जगह पे कोयला मिला है ना, इस जगह पे सरफेस पे, तो इसका नामकरण इस जगह पे होगा। और इस जोन को बोला जाता है आउटक्रॉप जोन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? आउटक्रॉप जोन। ध्यान से, जहां पर कोयला मेरा सरफेस के ऊपर मिलता है, सरफेस के पार्ट में मिलता है, उस जगह पर मिलने वाला जोन में कोयला को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड आउटक्रॉप जोन। क्या बोलते हैं बाबू? आउटक्रॉप जोन। बिल्कुल मत भूलना, इसको बोलते हैं आउटक्रॉप जोन। और इस कोयला सीम का नाम, ठीक है, दो तरह का नोमेनक्लेचर होता है, एक जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर होता है, एक लोकल लैंग्वेज नोमेनक्लेचर होता है। तो लोकली उस कोयला सीम को हम लोग उसी नाम से बुलाते हैं जहां पर यह मिला है। जैसे ईसीएल में जो बच्चे होंगे ना, उनको पता है कि कोयला सीम का नाम कैसे होता है? केंदा सीम, ठीक है, बनबहाल सीम, ऐसे नाम होता है। क्यों? क्योंकि जो कोयला सीम का आउटक्रॉप जो जोन था ना बाबू, वो केंदा और बनबहाल के पास। जो कोयला सीम का जो आउटक्रॉप जोन था ना बाबू, कहां था? केंदा और बनबहाल के पास था। इसीलिए उसका नामकरण क्या हुआ? इसीलिए उसका नामकरण हो गया आपका, क्या हो गया? इसीलिए उसका नामकरण आपका केंदा और बनबहाल पड़ा। तो जैसे अभी हम लोग जहां काम करते उसका नाम क्या पता है? उसका नाम है कारो स्पेशल सीम। कारो स्पेशल क्यों? क्योंकि कारो यहाँ का बस्ती एक है और वहां पर उसका आउटक्रॉप मिला, इसलिए उसका नाम पड़ा कारो स्पेशल सीम। इसके अलावा जो सीम का नोमेनक्लेचर होता है, एक होता है जियोलॉजिकल सर्वे द्वारा, दैट इज द जीएसआई। नाम याद रखना, जीएसआई, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भी एक नाम दिया जाता है हर एक सीम का, तो उसका नाम होता है उस कोलफील्ड के आधार पे। जैसे रानीगंज कोलफील्ड में अगर मिला है तो उसका नाम होगा R1, R2, R3 ऐसे करके होगा, ठीक है। तो इस तरह से कोयला का नोमेनक्लेचर होता है, और एक कोयला का नोमेनक्लेचर तो लोकल लैंग्वेज पे, तो दो रस करते हैं हम लोग। अब ये वाला आउटक्रॉप जोन है, तो हमको पता चला कि आउटक्रॉप के पास मेरा कोयला है। अब बताओ तुम लोगों में से अगर मान लो किसी को हम बोले बाबू ये कोयला तो तुमको काट के लाना है, और इस कोयला से हम क्या बनाएंगे? बिजली। क्या बोलेंगे हम? बिजली। अब तुम्हें कोल इंडिया का सबसे बड़ा हेड, तो इस आउटक्रॉप में कोयला निकालने के लिए तुम क्या करेगा बताओ? यहाँ पर एक तो चाणक बनाएगा, एक बड़ा सा चाणक बना देगा, जल्दी जल्दी कोयला निकलेगा, है कि नहीं? बोलो क्या करेगा? सही या गलत? तो फंसा दिया, तो तुम लोग तो फंसा नहीं। देखो, तो सबसे पहले जो आउटक्रॉप वाला जोन है ना, तो यहाँ तो पास में है, तो कुछ मत करो, इस मिट्टी का हटाओ, इस मिट्टी को क्या करो? यहां से हटाओ, और इस कोयला को लो, मिट्टी हटाओ कोयला लो। दैट इज कॉल्ड ओपन कास्ट माइनिंग मेथड। यही ओपन कास्ट माइनिंग मेथड है। ओपन कास्ट माइनिंग मेथड और कुछ नहीं होता है, ओसीपी और कुछ भी नहीं है। जो आप लोग ओपन कास्ट माइनिंग मेथड बोलते हो कुछ है ही नहीं, वो यही है। क्या है? मिट्टी हटाओ कोयला लो। तो तुम क्या किया? देखा कि भाई यहाँ पे कोयला तो सामने है, जमीन का, मिट्टी के पास है, हम काहे चाणक बैठाएगा बिना मतलब का? बेल बुद्धि वाला काम है वो, चाणक बैठा दो, है कि नहीं? कुछ मत करो, मिट्टी का हटा और कोयला लो। बाबू एक बात आपको पता होना चाहिए भी, जो कोयला सीम होता है ना डियर स्टूडेंट्स, वो जो कोयला सीम होता है वो कभी भी एक जैसा नहीं, तो 3D फिगर होता है, इस तरह से मोटा होता है ना, चारों तरफ। इस तरह से आप बुक्स को देख रहे हो ना, कोयला सीम ऐसा होता है, ऐसा होता है कोयला सीम। तो पूरा का पूरा इतना पार्ट में आप जैसे मान लो यहाँ माइनिंग करो, तो पूरा ऊपर इतना कोयला आपको एक साथ मिलेगा, है ना। आप अगर 3D से देखना चाहोगे तो मैं 3D डायग्राम बना देता हूं एक। देखो इस तरह से पूरा का पूरा कोयला आपको, ये मान लो सरफेस मेरा है, तो सरफेस के पास अगर देखोगे ना, तो पूरा का पूरा कोयला आपको मिलेगा। यहाँ से पूरा जितना कोयला सब निकाल सकते हो, चलाओ माइनिंग जितना चलाना है। और कोयला सीम का लंबाई बहुत ज्यादा होता है, लंबाई चौड़ाई बहुत ज्यादा होता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ओपन कास्ट का कंसेप्ट है कि मिट्टी हटाओ कोयला लो। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत का सॉल्यूशन ही इंजीनियरिंग है, और वही माइनिंग मेथड। जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही जो करेंगे, वही मेरा इंजीनियरिंग है, वही मेरा माइनिंग मेथड है। देखो अब हम लोग प्रॉब्लम समझते हैं, प्रॉब्लम क्या होगा। जैसे जैसे देखो, जब माइनिंग आप करोगे ना, तो इनिशियली आपको बहुत मजा आएगा। कैसे मजा आएगा? आप सरफेस पे कोयला है, धड़ाधड़ निकालोगे, बेचोगे, पूरा प्रॉफिट। लेकिन जैसे 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर बीतेगा ना, आप देखोगे कि आपको मिट्टी हटाना पड़ रहा है। और 2 साल बीतेगा ना, तो ज्यादा मिट्टी हटाना पड़ रहा है। 3 साल बाद आपको और ज्यादा मिट्टी हटाना पड़ रहा है। लेकिन कोयला, आप याद रखना, कोयला आपको इक्वली डिपोजिट होता है। यहाँ पर आपका कोयला का सीम अगर 3 मीटर मोटा है, तो यहाँ पर भी कोयला सीम 3 मीटर ही मोटा। थोड़ा एवरेज थोड़ा बढ़ता है, नो डाउट, एकदम सही है, थोड़ा बढ़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है, ठीक है। 3 मीटर मैक्सिमम जाएगा, तो 4 से 5 मीटर ऐसा जाएगा, ठीक है। तो एवरेज आप मान लेते 3 मीटर ही है, तो सब जगह 3-3 मीटर ही कोयला है।
लेकिन बाबू आप नोटिस करो कि यहाँ पर जब आप कोयला, यहाँ पर जब आप काम कर रहे थे ना, इस जगह पे एकदम मजा ही मजा था। क्यों मजा था? यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी हटाते थे, मान लेते हैं 5 मीटर हटाया, यहाँ पर तुम देखोगे 10 मीटर हटाना पड़ रहा है। कुछ दूर जाओगे तो यहाँ पे 15 मीटर हटाना पड़ रहा है, लेकिन कोयला कितना मिल रहा है? 3 मीटर। कुछ दूर और गए तो 20 मीटर हटाना पड़ा, थोड़ा दूर और चल जाओ तो अब देखिए 30 मीटर हटाना पड़ रहा है। 30 मीटर हटाओगे तब आपको 3 मीटर कोयला मिलेगा। तो इनिशियली तो पूरा मजा है ना कि थोड़ा सा कोयला, मिट्टी हटाया, कोयला कोयला, लेकिन बाद में क्या होगा? दिक्कत होगा। दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। दैट इज कॉल्ड स्ट्रिपिंग रेशियो। 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना मीटर क्यूब ओबी को निकाला जाता है उसको बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। ध्यान रहे बाबू, क्या बोल रहे हैं हम लोग, क्या टर्म है? स्ट्रिपिंग रेशियो, दैट इज द एसआर। क्या होता है? 1 टन कोल को निकालने के लिए ना जितना मीटर क्यूब, कितना मीटर क्यूब क्या निकालेंगे? उतना मीटर क्यूब ऑफ ओबी रिमूव करना होता है। ओबी मतलब ओवरबर्डन। ओवरबर्डन मतलब ये जो मिट्टी को हटाना पड़ रहा है। 1 टन कोयला निकालने के लिए जितना मीटर क्यूब ओबी को निकालना होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रिपिंग रेशियो। अगर तुम 7 मीटर क्यूब ओबी निकाल रहा है, 7 मीटर क्यूब निकालना पड़ रहा है, तो आपका हो गया 1:7। अगर तुम 8 निकाल रहा तो 1:8। अगर 10 निकाल रहा तो 1:10। जितना मीटर क्यूब तुम ओबी को निकालेगा उतना तुम्हारा स्ट्रिपिंग रेशियो होगा। ठीक है, उतना क्या होगा आपका स्ट्रिपिंग रेशियो, उस तरह से होगा। वीडियो अटक रहा है, गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है? क्या गलत हो रहा है? क्या गलत बोल दिया मैंने? अरे रिप्लाई करो, हाँ बताओ ना क्या गलत। रिकॉर्डिंग चालू है? क्या इंक्लाइन हो सकता है? अच्छा अच्छा, ओ अच्छा, पुराना वाला रिप्लाई दिया है, सॉरी भाई, मेरा गलती, सॉरी सॉरी। ठीक है ठीक है, डरा मत दो यार। ठीक है, अभी मेरा निकल गया जमीन, बोले क्या मैं गलती कर दिया यार, मतलब मैं पिछले 4 साल से बच्चे लोग गलत ही पढ़ा रहा हूँ क्या? मैं ऐसा सोच लिया। अच्छा ठीक है, देखो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा बताओ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा अलग लग रहा है कि नहीं? पहले बताओ, क्लास में कुछ अलग फील हो रहा है आप लोगों को? नहीं हो रहा है? इतना तो बताओ दो, कुछ अलग फील हो रहा है आज क्लास में पहली बार? ठीक है, सुनो अब ध्यान सुनो, कहानी जब पूरा सुनोगे ना तो ज्यादा मजा आएगा। कहानी पूरा समझ में आ जाएगा तो लगेगा लास्ट में ना, अरे भाई विलन तो मर गया। बस हम लोग टारगेट है मेथड, जितना टाइम लगेगा मैं क्लास खत्म करके ऑफ करूंगा। ठीक है, ध्यान से, इसलिए पेशेंस रख के पढ़ना। मेरा क्लास में आओ तो पानी खाना लेके बैठना, ठीक है, और पेन पेपर तो मस्ट है। मैं किसी दिन भी फोटो खींच के बोलूंगा व्हाट्सएप में भेज देना, रोल नंबर 3 व्हाट्सएप में भेजना पड़ेगा उस दिन। मैं रोज नोट्स चेक करता हूँ आप लोग लिखते हो कि नहीं। ठीक है, क्लासेस का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नहीं लिखोगे नहीं रहेगा तो मैं क्लास से भगा दूंगा। देखो तो कहानी क्या घट रहा था, वो 5 मीटर मिट्टी में 3 मीटर कोयला, 10 मीटर में 3 मीटर कोयला, 15 मीटर में 3 मीटर कोयला, अब 20 मीटर में 3 मीटर कोयला। फिर कुछ दिन बाद कहानी और ज्यादा होगा टफ। ठीक है, अब 30 मीटर हटाओ मिट्टी, मिलेगा तुमको 3 मीटर कोयला। तो डे बाय डे कॉस्ट ऑफ द माइनिंग क्या होगा? भागेगा, कॉस्ट ऑफ माइनिंग बढ़ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब पहले तो बहुत प्रॉफिट करते हैं, ओपन कास्ट में क्या होता है ना, इनिशियली क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतती है ना, उस तरह से प्रॉफिट घटते रहता है, कॉस्ट ऑफ द माइनिंग बढ़ते रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, तो जो जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, यानी वहां पर क्या होता है, नो लॉस, मतलब ना तो आपको लॉस होता है और नो प्रॉफिट, नो लॉस। ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना, तो जहां पर आपका लॉस और प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसा पॉइंट मिलेगा ही, क्योंकि आप तो प्रॉफिट कर रहे थे, आप धीरे धीरे नुकसान की ओर जा रहे हो। तो नुकसान और लाभ के बीच एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ना दोस्त, जहां पर क्या होगा कि जहां पर नुकसान भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। तो मान लेते हैं कि 18 मीटर ऐसा एक पॉइंट है जहां पर आने के बाद मेरा क्या हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट। दैट इज द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। यानी जिस पॉइंट पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग? नो लॉस नो प्रॉफिट वाले पॉइंट को ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो बाबू। देखो ओपन कास्ट जब हम लोग चला रहे थे ना, तो इनिशियली बहुत मजा। क्यों मजा? क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मिट्टी हटाते थे, कोयला 3 मीटर बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी ज्यादा हटाना पड़े, क्योंकि कोयला मेरा इंक्लाइन के रूप में है ना, इस तरह डीप में चला गया ना, तो ज्यादा मिट्टी हटाना पड़ेगा, कोयला उतना ही निकलेगा।
तो धीरे धीरे मेरा मिट्टी का ज्यादा निकालने का खर्चा मेरा क्या होगा, ज्यादा पड़ जाएगा, और कोयला बेच के उतना ही पैसा मिलेगा। तो डे बाय डे हम लोग क्या होगा, लॉस की ओर बढ़ेंगे। डे बाय क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। मैं थोड़ा बड़ा लिखता हूं, प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतती है ना, उस तरह से प्रॉफिट घटते रहता है, घटते रहता है, कॉस्ट ऑफ द माइनिंग बढ़ते रहता है। और एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है, तो जो मेरा जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है, यानी वहां पर क्या होता है, नो लॉस, मतलब ना तो आपको लॉस होता है और नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ऐसा पॉइंट आ जाएगा ना, तो जहां पर आपका लॉस और प्रॉफिट का वैल्यू क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। ऐसा पॉइंट मिलेगा ही, क्योंकि आप तो प्रॉफिट कर रहे थे, आप धीरे धीरे नुकसान की ओर जा रहे हो। तो नुकसान और लाभ के बीच एक पॉइंट तो ऐसा मिलेगा ना दोस्त, जहां पर क्या होगा कि जहां पर नुकसान भी नहीं हो रहा, लॉस भी नहीं हो रहा। तो मान लेते हैं कि 18 मीटर ऐसा एक पॉइंट है जहां पर आने के बाद मेरा क्या हो गया, नो लॉस नो प्रॉफिट। दैट इज द ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। यानी जिस पॉइंट पर नो लॉस नो प्रॉफिट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। क्या बोलते हैं हम लोग, नो लॉस नो प्रॉफिट वाले पॉइंट को ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। किसी को अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझ लो बाबू। देखो, ओपन कास्ट जब हम लोग चला रहे थे ना, तो इनिशियली बहुत मजा, क्यों मजा, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा मिट्टी हटाते थे, कोयला 3 मीटर बेचते थे। लेकिन धीरे धीरे मिट्टी ज्यादा हटाना पड़े, क्योंकि कोयला मेरा इंक्लाइन के रूप में है ना, इस तरह डीप में चला गया ना, तो ज्यादा मिट्टी हटाना पड़ेगा, कोयला उतना ही निकलेगा। तो धीरे धीरे मेरा मिट्टी का ज्यादा निकालने का खर्चा मेरा क्या होगा, ज्यादा पड़ जाएगा, और कोयला बेच के उतना ही पैसा मिलेगा। तो डे बाय डे हम लोग क्या होगा, लॉस की ओर बढ़ेंगे। डे बाय डे मेरा क्या होगा, नुकसान होगा, है ना। तो एक समय कोई पॉइंट एक ऐसा मिलेगा जहां पर आप देखोगे, जिस महीना आप देखोगे कि जितना आपको कोयला बेचकर फायदा हुआ था, ठीक है, उतना ही खर्चा पड़ गया निकालने में। मतलब आपका क्या हो गया, ना तो फायदा हुआ ना तो नुकसान हुआ। अब मान लो मुकेश अंबानी की कंपनी या अडानी का एक ओपन कास्ट माइंस है, जहां पर क्या हो गया, ऐसा हो गया, तो आगे चलाएगा, तुम बताओ, चलाएगा, चलाएगा, तुम बताओ। अगर कोई प्राइवेट कंपनी रहे जिसमें क्या हो जाए, नो लॉस नो प्रॉफिट, उसको पता चल जाए भाई यहाँ ना तो लॉस हुआ ना प्रॉफिट हुआ, ठीक है, एक ही महीना में क्या हुआ, छोड़ के भाग जाएगा, ठीक है। या दूसरा कुछ उपाय क्या हो सकता है माइनिंग के टर्म में, क्या कुछ उपाय कर सकते हैं, तो हाँ, एक उपाय हो सकता है, एक उपाय और करके इसको लॉस को प्रॉफिट में बदला जा सकता है। कैसे, मैं बता देता हूं। दैट इज कॉल्ड मैकेनाइजेशन ऑफ द माइंस। मैकेनाइजेशन, मैकेनाइजेशन तुम मैकेनाइज कर दो माइंस को, और थोड़ा मैकेनाइजेशन को बढ़ा दो। अब माइंस को मैकेनाइज कैसे कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है, इसका उपाय है, तुम जो डंपर इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हारा माइंस में मान लो पहले 60 टन का डंपर, तुम उसको बढ़ा के 120 टन का लगा लो। तुम जहां पे 80 टन का डंपर था, जहां पे तुम्हारा शॉवेल का कैपेसिटी 40 टन का था,
उसको तुम बढ़ा के सीधा 70-80 पे ले आओ। सोबेल डंपर का जो कॉम्बिनेशन उसको बढ़ा दो, मेन पावर का संख्या को रिड्यूस करो, वेजेस को कम करने का प्रयास करो। इन सब चीजों से तुम थोड़ा दिन तक और बढ़ा के काम कर सकते हो, तो फिर भी तुम मैक्सिमम जाएगा ना। 18 मीटर में जहां नुकसान हो रहा तो मैक्सिमम टांग खींच के तुम 25 मीटर तक जा सकता है। 25 मीटर के बाद तुम्हारे पास एकदम तुम परस्त हो जाएगा फिर, और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। चाहे तुम कितना भी मैकेनाइजेशन कर लो, एक समय के बाद तुम्हारा लॉस होना तय है ही, क्योंकि मैकेनाइजेशन का भी एक लिमिट है, दैट इज देयर इज द लिमिट ऑफ द मैकेनाइजेशन। एक समय के बाद डंपर का साइज भी लिमिटेड है, उससे बड़ा तुम खरीद ही नहीं सकते, कहीं मिलेगा भी नहीं। और उस लेवल का मैकेनाइजेशन के लिए उतना कॉस्ट भी इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाइफ ऑफ द माइंस भी उतना होना चाहिए। तब हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, अब बताओ। अब यहां से स्टार्ट होता है माइनिंग मेथड का सेकंड पार्ट। देखो, पहला हम लोग समझ गए, पहला हम लोग जान गए ओपन कास्ट क्या होता है, तो ओपन कास्ट के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया, ओपन कास्ट क्या होता है। अब हम लोग माइनिंग मेथड का दूसरा पार्ट, मेथड का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है यहां से, यानी इतना कोयला तुम निकाल चुका है, 25 मीटर में तुम पहुंच चुका डेप्थ में। कोयला सीम तुमको कैसे दिख रहा है, देखो ये है तुम्हारा कोयला सीम, यहाँ पर दिख रहा है तुमको ऐसा कोयला सीम। 25 मीटर का गहराई में तुम खड़ा है, ये तुमको कोयला सीम दिख रहा है। इतना तुम ओपन कास्ट लेके खाकर एकदम हजम कर चुका है, इतना इतना तुम क्या किया, इतना तुम हजम कर चुका है, इतना तुम ओपन कास्ट निकाल लिया कोयला। ठीक है, अब यहां से तुमको नेक्स्ट मेथड क्या आता है। तो पहला बेसिक जो चीज है माइनिंग मेथड का, पहला क्या है, एक नंबर है आपका ओसीपी, दैट इज द ओसीपी, ओपन कास्ट ऑफ द माइनिंग मेथड। दूसरा जो चीज है, दूसरा चीज यहां से स्टार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड हाईवल माइनिंग मेथड। क्या बोलेंगे उसको हम लोग, क्या बोलेंगे यार, हाईवल। तुम लोग बोलता भी नहीं है हाईवल माइनिंग मेथड। अच्छा, बोलेगा कैसे, क्या बोलेंगे उसको, हाईवल माइनिंग मेथड। अब हाईवल माइनिंग मेथड क्या होता है, देखो यहाँ पर जब तुम आओगे ना, मन एकदम तरस के रह जाए, क्यों, तुम्हारे सामने इतना कोयला है, यहाँ पे सिर्फ ऊपर में रॉक है, लेकिन तुमको दिख रहा है लेकिन निकाल नहीं पाएगा। तो एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है कि क्यों ना एक ऐसा मशीनरी बनाया जाए जो डायरेक्ट इस कोयला को काट के निकाल सके, ऐसा मशीन बनाया जाए। तो उसके लिए जो मशीन डेवलप किया गया ना, उसको बोला गया हाईवल माइनर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको बाबू, उसको बोलते हैं हाईवल माइनर। क्या बोलते हैं उसको, हाईवल माइनर। इसमें क्या होता है ना, पुशिंग चेन कन्वेयर सिस्टम लगा होता है, और ये देखने में बिल्कुल कंटिन्यूअस माइनर जैसा ही दिखता है। हाईवल माइनर के ऊपर एक मेरे पास वीडियो है, होगा तो मैं आपको भेज दूंगा कैसे काम करता नहीं करता है। तो पुशिंग चेन कन्वेयर इसके पीछे से लगा होता है, और ये क्या होता है, कोयला को काटते काटते पूरा सीम तक। ठीक है, हाईवल माइनिंग क्या है, इसको हम लोग अलग से सेपरेट क्लास करेंगे। ठीक है, ये आज का क्लास का एकदम बेसिक स्टेज है, सब चीज मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ, नो एमसीक्यू, नो कुछ भी नहीं लिखा रहा हूँ, सिर्फ बेसिक चीजें आप ध्यान से सुनो कि कहानी क्या है, कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे एमसीक्यू जानेंगे कि हाईवल माइनिंग क्या होता है, इसका लेंथ कितना चलेगा, एक गैलरी से दूसरा गैलरी का डिफरेंस कितना होगा, गैलरी का चौड़ाई कितना होगा, मशीन का चौड़ाई कितना होता है, कितना मीटर तक जा सकता है, क्या क्या प्रोविजन है, सर्कुलर में क्या क्या लिखा हुआ, सब हो जाने। पहला हाईवल माइनिंग कहाँ चला था, इस पे भी अगर किसी को पता है तो जल्दी से रिप्लाई देकर बता दे, देखता हूँ किसका नॉलेज कितना तगड़ा है। ठीक है, तो हाईवल माइनर क्या करेगा, इस कोयला को काट के आएगा। तो हाईवल माइनर से हम लोग कुछ दूर तक काम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाईवल माइनिंग मेथड। तो पहला हो गया ओपन का, दूसरा होगा हाईवल माइनर मेथड। लेकिन हाईवल को भी आप मैक्सिमम 300-400 मीटर तक जा सकते हो, उसके बाद फिर आपका वो भी जवाब दे देगा, वो बोल देगा भाई हाथ खड़ा, अब मेरा सोने वाला नहीं कुछ, आपको जो करना कर लो। क्यों, क्योंकि 400 मीटर तक आप एक, ये रोबोटिक मशीन होता है, रिमोट कंट्रोल से चलने वाला मशीन होता है बाबू। एक बार जहां दब गया ना, जितना तुम कोयला निकाला नहीं सब नुकसान कर देगा। ठीक है ना, इस पे हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, इस मशीन पे हम लोग ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते। तो इसका उपाय क्या हो सकता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग। तो अब नेक्स्ट जो उपाय आता है ना, ये जो हाईवल माइनिंग खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट उपाय आता है ना, वहीं से मेरे स्टार्ट होता है डियर स्टूडेंट्स, वहीं से मेरे स्टार्ट होता है अंडरग्राउंड। क्योंकि अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है, हम ओपन कास्ट से कोयला निकाल लिए जो पास में था, हम हाईवल से कोयला निकाल लिए जो मेरा हाथ के समीप था। अब इसके बाद जब मेरा जवाब खाली हो गया, जो मेरा बाकी पार्ट बचा था, हमको क्या करना पड़ेगा, अब यहां से हमको काम क्या करना पड़ेगा, दैट इज द थर्ड पार्ट, दैट इज द अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड, जो आप सबका फेवरेट है। ठीक है, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड जो आपका सबका फेवरेट है, इस चीज के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां से फिर आपका क्लास है, और यहां से आपका टॉपिक्स पढ़ना है, यहां से टॉपिक आपका स्टार्ट हो जाता है अंडरग्राउंड, यहां से आपका स्टार्ट हो जाता है कंसेप्ट अंडरग्राउंड क्या है, अंडरग्राउंड के बारे में। ठीक है, अब समझ में आया। तो माइनिंग मेथड कितना तरह से होता है। ठीक है, हम लोग पढ़ते कैसे थे बचपन में, हम लोग पढ़ते थे अंडर माइनिंग मेथड 3, ओपन कास्ट, हाईवल, अंडरग्राउंड। कंसेप्ट नहीं क्लियर करते थे टीचर्स, यार दिक्कत वहां पे है। जब आप किसी चीज का कंसेप्ट और सोच उसके पीछे सही लगाओगे ना, कि इसके पीछे लॉजिक क्या रहा होगा, तब आप जीवन में नहीं भूलोगे। अब तुम सोचो कि पहले हम लोग सरफेस के पास था तो ओपन कास्ट ले लिए, वहां तक नहीं पहुंच पाया था, हाईवल लगा दिए, अब उसके बाद भी नहीं हो रहा था, अंडरग्राउंड लगा दिए। अब देखो कितना सिंपल लग रहा है कि नहीं। तो ये 3 तरह का बेसिक माइनिंग मेथड होता है, ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड और हाईवल माइनिंग मेथड। अब इसके बाद कुछ बेसिक कंसेप्ट में आते हैं, कुछ बेसिक चीजों पे जाते हैं। ठीक है, जो सबसे पहला पार्ट है दैट इज द मोड ऑफ एक्सेस, क्या होता है, और माइनिंग मेथड स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीज जानना होता है अगर हम अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, ओपन कास्ट, हम लोग ओपन कास्ट का डिटेल्स पूरा पढ़ेंगे, इसमें पूरा से पूरा तुम लोगों का लगभग 20 से 22 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है,
एक महीना नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर ही हो जाएगा, पूरा मैं खत्म कर दूंगा, ठीक है। ओपन कास्ट पूरा खत्म हो जाएगा, 15 से 16 दिन लग जाएगा पूरा करने में, 2 वीक लग जाएगा। तो ये हम लोग अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। सिर्फ हम बेसिक चीज समझ गए अभी क्या है वो, ठीक है। हम लोग हाईवल को भी बेसिकली समझे, इस पे नोट्स नहीं लिखे, हाईवल क्या होता नहीं पढ़े, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अंडरग्राउंड के बारे में आप बेसिक कंसेप्ट को जानते हैं कि अंडरग्राउंड क्या होता है, कैसा अंडरग्राउंड में काम होता नहीं होता है, इन सब चीजों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्लास में कुछ बच्चों को क्लास थका तो नहीं है ना, थका नींद तो नहीं आ रहा ना, नींद आ रहा है क्या, नहीं ना आ रहा है। अच्छा अभी देखो नो नो रिप्लाई किया, फिर मैं कुछ पूछूंगा नो, क्या चीज के लिए नो बोल रहे, नहीं सर आपको, ठीक है। ओपन कास्ट का फुल फॉर्म ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, पी फॉर प्रोजेक्ट होता है, ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, पी फॉर प्रोजेक्ट आता है, ओसीपी, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं बाबू, इसके बाद टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। टॉपिक को और आगे बढ़ाते हैं, फिर हम लोग अंडरग्राउंड के बारे में जानेंगे। माइनिंग स्टार्ट कैसे होता है ना, जो लीज कैसे परमिशन लेना पड़ता है, कहाँ कहाँ परमिशन हम लेते हैं, जैसे डीजीएमएस से, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन बोर्ड से, स्टेट गवर्नमेंट से, ठीक है। फिर आपका उस सब चीज के ऊपर हम लोग बाद में कभी चर्चा करेंगे, वो टॉपिक का आपका है भी नहीं, वो मैनेजमेंट का पार्ट है, पर किसी दिन हम लोग उस पर डिटेल्स में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग जानेंगे बेसिक कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं माइनिंग मेथड का मोड ऑफ एक्सेस क्या होता है, दैट इज टॉपिक क्या, मोड ऑफ एक्सेस, एक्सेस, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया बाबू कि कोयला, ये मान लो मेरा सरफेस है और ये मेरा कोयला है, ठीक है। कोयला मतलब देखो, अब मैं डेप्थ के बारे में बात कर रहा हूं, मतलब यहां से इसका गहराई कितना हो, कम से कम 60-70 मीटर, ठीक है। तो ये मेरा कोयला सीम, इसको हम अंडरग्राउंड द्वारा लेंगे, ठीक है। अंडरग्राउंड मेरा कंसेप्ट है, अंडरग्राउंड से लेंगे। तो अंडरग्राउंड, अच्छा इसको पहले करें क्या, अच्छा अंडरग्राउंड, ये 3 चीज समझ में आया ना, ठीक है। अब हम लोग पहले मोड ऑफ एक्सेस पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ये इस पार्ट का कुछ चीजों का ना हम लोग थोड़ा सा बेसिक से समझना पड़ेगा, ये तो फिर नहीं क्लियर होगा, ठीक है। थोड़ा बेसिक से थोड़ा चर्चा करते हैं, तब क्लियर समझ में आएगा। देखो देखो ध्यान से देखो, ये देखो, मान लो ऐसा कोल सिम का डिपोजिशन है, ठीक है। मोड ऑफ एक्सेस क्या है मैं समझा देता हूँ, ये मेरा क्या है, दिस इज माय कोल सिम, ठीक है। और ये आप क्या देख रहे हो, ये मेरा हिल है, दैट इज हिल, हिल का मतलब पहाड़ है, और ये मेरा जमीन है और ऐसा है, ठीक है। तो हम कोयला, हम यहाँ पे मेनली मेरा टारगेट क्या, हम जानना चाहते हैं कि मोड ऑफ एक्सेस का मतलब होता है कि सिम तक कैसे जाया जाए, क्योंकि कोयला हमको काट के निकालना है। मेथड पे हम बाद में चर्चा करेंगे कि मेथड क्या होगा, कि लॉन्ग बॉल करेंगे ना, बोर्ड एंड पिलर करेंगे ना, रूम एंड पिलर करेंगे, पहले कोयला सिम तो जाना तो पड़ेगा। ये कोयला सिम तक पहुंचेंगे कैसे, पहले ही तो सोच लगाना पड़ेगा ना। ओपन कास्ट था तो मिट्टी हटा के तुम पहुंच गया, लेकिन अगर मान लो ओपन कास्ट नहीं तो कैसे पहुंचेगा। तो मेरा जो मोड ऑफ एक्सेस होगा वो हो सकता है 4 तरह से मोड ऑफ एक्सेस होता है। एक होता है जिसको बोलते हैं एडिट, एडिट का मतलब अगर कोई मिनरल का डिपोजिशन किसी हिली एरिया में हो, अगर कोई पहाड़ में अगर इस तरह से मिनरल का डिपोजिट है ना, तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, वहां पे हम लोग कुछ नहीं करते, सीधा एक रास्ता इस तरह ड्रिफ्ट चला देते हैं, एक टनल चला देते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एडिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, एडिट, दैट इज कॉल्ड एडिट, ठीक है। अगर कोई कोयला सिम जमीन के एकदम करीब करीब में है, जिसका डेप्थ बहुत कम है, ठीक है, तो उस जगह पे हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा इंक्लाइन हम लोग प्रेफर करते हैं, इंक्लाइन, उसको हम लोग इस तरह का अगर रास्ता जो सिम तक जाए ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इंक्लाइन, लिखते जाना डायग्राम बना के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्लाइन, ठीक है। और अगर कोई माइंस, ठीक है, बहुत ज्यादा, सॉरी, अगर कोई माइंस गहरा हो, इंटरमीडिएट गहराई में हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक रास्ता बनाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग साफ्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साफ्ट, ठीक है। और अगर कोई माइंस बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, बहुत ज्यादा गहरा हो और बहुत दिन तक चलने वाला, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पे एक घुमावदार रास्ता बनाते हैं, एक घुमावदार रास्ता हम लोग बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड डेकलाइन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको माइनिंग के टर्म में क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है डेकलाइन। क्या बोलते हैं बाबू, डेकलाइन, डेकलाइन। तो ये 4 तरीका से हम पहले कोयला सिम तक पहुंचेंगे। कोयला सिम को लाना कैसे तो बाद की बात है, पर पहले हम लोग जाने तो सही कि जब अगर अंडरग्राउंड में जमीन के नीचे से अगर कोयला सिम तक जाएंगे कैसे, तो जाने का ये 4 तरीका का रास्ता हो सकता है। 1 नंबर हो सकता है एडिट, 2 नंबर हो सकता है इंक्लाइन, 3 नंबर हो सकता है साफ, और 4 नंबर डिक्लाइन। चारों में अंतर क्या आप ध्यान से देख लो। एडिट क्या होता है, ये हॉरिजेंटल रोडवे है, हॉरिजेंटल रोडवे, याद रहे ये कैसा है, हॉरिजेंटल है, देखो। और ये क्या है, साफ्ट क्या है, वर्टिकल है, वर्टिकल भी होता है इंक्लाइन भी होता है, ठीक है। मेटल माइंस में बहुत जगह इंक्लाइन भी होता है, बहुत जगह वर्टिकल भी होता है, ये वर्टिकल है या हॉरिजेंटल है।
और ये क्या इंक्लाइन, इसलिए इसका नाम पड़ा इंक्लाइन, क्योंकि बीच वाला ही है। और ये होता है डेक्लाइन। डेक्लाइन क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, जैसे आप सबको पता है जादूगोड़ा, आप नाम सुने हो जादूगोड़ा, यूरेनियम माइंस है झारखंड का। इसके अलावा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड एचजेडएल, ये जो मेटल माइंस होता है ना उसमें हम लोग डेक्लाइन बनाते हैं। डेक्लाइन मतलब एक चौड़ा सा रास्ता का ड्रिफ्ट बनाया जाता है जो सर्कुलर रोडवे जैसा चलता है, गोल गोल घूमता है जमीन के नीचे ही, इस तरह से काट काट के घुमाया हुआ रास्ता रहता है। मैं खुद डेक्लाइन में गया हूं, मैं देखा हूं वहां पे इस तरह से रास्ता होता है, बड़ा ब्यूटीफुल होता है यार, बहुत सुंदर होता है रास्ता। अब गाड़ी लेके तुम चले, गाड़ी लेके तुम ये सुहाना सफर, ये मौसम हंसी गाते गाते जा सकते हो, ठीक है, ठीक है ना, एकदम। डेक्लाइन में ऐसा कंडीशन है, साफ्ट वाला डर वाला नहीं, डेक्लाइन में ऐसा है। तो डेक्लाइन, लेकिन ये जो डेक्लाइन होता है ना बाबू, वैसा जगह सेट करना होता है ना जहां पे मिनरल कम से कम 50 साल 100 साल तक मिलेगा, वहां पर सेट करना होता है। इस पर डेक्लाइन को हम लोग ऐसा नहीं कि मन किया तो खोद दो भाई, यहाँ पर 2 किलो 2 साल चलेगा 10 साल चलेगा, वहां पर डेक्लाइन बना दो, नहीं, ये बहुत कॉस्टली होता है। साफ्ट भी कॉस्टली होता है, इसके लिए माइंस का लाइफ थोड़ा चाहिए। इंक्लाइन सबसे सस्ता सुविधा है, सस्ता और सुविधाजनक इंक्लाइन, और उससे आसान एडिट। तो ये 4 तरीका से जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जैसे मान लो ये तो पहला हो गया, अगर मान लो कि एक सिम था यहाँ पे, इसके नीचे एक और सिम है, ठीक है, एक और कोयला का सिम है, ठीक है, ये सिम था, इसके नीचे एक और कोयला का सिम, तो इससे इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, इसका उपाय क्या हो सकता है। देखो, तो इसको तुम क्या कर सकते हो, तो इसको जैसे यहाँ पे शाफ्ट से जोड़ा ना, इसके बीच में एक और शाफ्ट बना सकते हो। तो अगर कोई ऐसा शाफ्ट जो 2 सिम को जोड़ता है आपस में, है ना, अगर कोई चाणक जो दो सिम के बीच जोड़ता हो लेकिन सरफेस तक नहीं गया हो, उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपल पिट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेपल पिट। ऐसा कोई शाफ्ट जो स्टेपल पिट का मतलब क्या, ये भी शाफ्ट है ना, ये भी क्या है, चाणक ही है, ये भी एक तरह का चाणक है, लेकिन ये एक कोयला सिम से दूसरा कोयला सिम को जोड़ने का काम कर रहा। ये मेरा बाबू कोल सिम है, ठीक है ना, भूलना मत, ये मेरा कोयला का सिम है, ठीक है, ये मेरा क्या कोल सिम है ना, कोल सिम है, ठीक है, ये कोयला का सिम है। तो एक कोयला सिम को दूसरा कोयला सिम को अगर चाणक के जरिए जोड़ दिया जाए, जिसका सरफेस तक अगर एक्सटेंशन ना हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेपल पिट। और अगर कभी इस चाणक को तुम इंक्लाइन से भी तो जोड़ सकता है, तुम बोलेगा नहीं सर उतना पैसा नहीं, हम चाणक कहां से बैठाएंगे अंदर में, हम सर इंक्लाइन बनाएंगे, तो बनाओ इंक्लाइन। तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बाबू, ड्रिफ्ट। अगर तुम्हारे पास पैसा कम है, माइंस के पास पैसा कम है, तो जो तुम इंक्लाइन बना के चलाओगे तो उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट, और इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे आपको, इसको स्टेपल पिट। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस ऑल ऑफ दिस, ध्यान से समझो। जो इंक्लाइन होता है वो सरफेस तक होता है, लेकिन ड्रिफ्ट सरफेस तक नहीं होता है। ड्रिफ्ट केवल एक सिम से दूसरा सिम तक कनेक्ट करते हैं, ठीक है। शाफ्ट जो होता है वो सरफेस तक होता है, लेकिन जो स्टेपल पिट होता है सरफेस तक नहीं होता, केवल सिम से सिम को जोड़ता है, ठीक है। वो क्या करता है, एक सिम से दूसरा सिम को जोड़ता है, इसमें वेंटिलेशन, आदमी का आना जाना, सामान मटेरियल यहां से वहां पहुंचाने का काम, ये सारा चीज होता है। तो मोटा मोटी यहाँ पे 6 टर्म का तुमको समझ में आया होगा, 6 चीज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ड्रिफ्ट के बारे में दिख रहा होगा, स्टेपल पिट के बारे में दिख रहा होगा, इंक्लाइन दिख रहा होगा, शाफ्ट दिख रहा होगा, डिक्लाइन दिख रहा होगा, ऑडिट, ये 6 चीजों दिख रहा होगा, दैट इज कॉल्ड मोड ऑफ एक्सेस। ये सारी चीजें होती है बेसिकली, ये सारी चीजें होती है। अभी हम लोग टूल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इस टूल्स का कंसेप्ट दिमाग में क्लियर होना चाहिए, तब तुम आगे का क्लास को समझ पाओगे कि मैं पढ़ा क्या रहा हूं। These are the basic tools, ठीक है, these are the basic concept। शाफ्ट क्या होता है, इस सब चीज का बेसिक कंसेप्ट ये। हम लोग हर चीज के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, पर अभी जो 8 महीना 6 महीना क्लासेस उसमें अभी हम लोग सिर्फ बेसिक चीज को समझ रहे हैं कि होता क्या क्या है, कोयला तक जाएंगे कैसे। तो हम लोग क्या कि इन रास्ते से बना के हम लोग कोयला सिम तक पहुंच गए। हम लोग क्या कि इस तरह से रास्ता बना बना के हम लोग क्या कोयला तक पहुंचे। देखो अभी हम लोग का मेरा टारगेट क्या था, मेरा टारगेट था कोल सिम, मेरा टारगेट था कोयला का निकालना। हम लोग पता कि कोयला कैसे बना, तो कोयला हमको पता चला इंक्लाइन के रूप में है। अब कोयला तक जाने का रास्ता क्या हो सकता है, तो कोयला तक का जाने तक का रास्ता देखो, एडिट तुम बनाओ, डिक्लाइन बनाओ, इंक्लाइन बनाओ, शाफ्ट बनाओ, जैसा तुम्हारा मिनरल है, जैसा प्रॉपर्टी उस तरह से बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद बाबू आपको कोयला के सिम के बारे में ना बहुत कुछ, रास्ता तो तुम बना दिया, लेकिन कोल सिम के बारे में बहुत कुछ पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए मैं बता देता हूँ, क्या क्या चीज मालूम होना चाहिए कोल सिम के बारे में, हर चीज बता देता हूँ। एक पता होना चाहिए आपको कोयला सिम के बारे में, डिटेल्स में कुछ कुछ आइडियाज में दे देता हूँ। एक पता होना चाहिए उस कोयला सिम का डेप्थ कितना है, डेप्थ मतलब कोयला सिम का गहराई कितना, एक नंबर। दूसरा नंबर उसका एंगल ऑफ डिपोजिशन, डिपोजिशन एंगल, ठीक है, देखना ध्यान से। अब सब चीज कैसे निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना। डिपोजिशन एंगल, किस एंगल से वो डिपोजिशन है। डायरेक्शन ऑफ डिपोजिशन, किस डायरेक्शन में उसका डिपोजिशन हुआ है, डायरेक्शन ऑफ डिपोजिशन, ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर, कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है यानी कि नहीं, ठीक है, जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस, ठीक है, किसी तरह का कोई जियोलॉजिकल डिस्टर्ब एरिया तो नहीं हुआ आसपास, ठीक है। ये सारे बेसिक चीजें पता होना चाहिए उस कोल सिम में काम करने जब जा रहे हो तुम। साथ में उसके अलावा तुमको पता होना चाहिए उसका मिनरल का ग्रेड क्या है, बेचने से कितना लाभ मिलेगा,
उसका थिकनेस कितना है, उसका थिक कितना है, वो कितना थिक का कोयला है, ठीक है, ये सब चीज पता होना चाहिए। अब ये सब चीज पता कैसे करेंगे, देखो बेसिक चीज से हम समझते हैं, सब चीज के बारे में जान लेंगे हम लोग, सब चीज पता चल जाएगा। देखो कैसे पता चल जाएगा, अब क्या होता है, क्या कैसे पता करते हैं। देखो जैसे देखो ये मेरा क्या है बाबू, दिस इज द सरफेस, ओके। अब ये मेरा क्या है, कोयला सीम है, कोयला सीम। तो कोयला सीम है, यहां पर कोयला सीम है। तो बाबू एक बात बताऊं, तो कोयला सीम है वहां पर पता कैसे चलता है, पहले ये चीज समझना पड़ेगा, कोयला सीम के बारे में पता कैसे चलता है कि यहाँ पर कोयला है। प्लानिंग कैसे होती है कि यहाँ पर कोयला मिलेगा, कैसे होता है ये। अब थोड़ा सा और पहले जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा और पहले से स्टार्ट करते हैं तो और अच्छा समझ में आएगा कि कोयला सीम के बारे में पता कैसे लगाता है, क्या होता है। सबसे पहला होता है जूलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग, दैट इज कॉल्ड जूलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग। क्या होता है जूलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग? जूलॉजिकल प्रोस्पेक्टिंग होता है, जो जूलॉजिस्ट होते हैं ना, भारत के बड़े बड़े जूलॉजिस्ट, ठीक है, उनका काम होता है कि जूलॉजी के आधार पर गणना करना कि मिनरल कहां पर है, कहां पर कोयला होगा, ठीक है। कैसे पता करते हैं वो पता करते हैं रिलेटिव डेटा के आधार पे, रिसर्च के आधार पे। वो क्या करते हैं, वो यहां से जैसे मान लो झारखंड में मेरा कोयला है, रानीगंज में मेरा कोयला होगा, तो वो क्या करते हैं, रानीगंज का मिट्टी को उठाएंगे, वहां का वनस्पति जो पेड़ पौधा उसको उठाएंगे, उसको स्टडी करेंगे, यहाँ पे मिट्टी में, वनस्पति में, पेड़ पौधा में क्या है। आप देखेंगे कि जैसा मिट्टी जैसा वनस्पति रानीगंज में मिल रहा है, थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, जैसा मिट्टी और वनस्पति रानीगंज में मिला, वैसा मिट्टी और वनस्पति झारखंड में मेरा है, वैसा सेम टू सेम मिट्टी और वनस्पति कहां पर है बाबू, झारखंड में मेरा सेम टू सेम है। कहां पर, रानीगंज में, और रानीगंज के जैसा कहां, झारखंड में, दोनों का जगह एक जैसा ही मिला। तो एक अनुमान लग सकता है कि इसके नीचे अगर मिनरल है कोयला, तो इसके नीचे भी मिनरल कोयला हो सकता है, ठीक है। जैसे मिनरल के बारे में पता चला, वैसे मशीन खरीद के नहीं लगा देते हैं कि चलो भाई खुदाई स्टार्ट कर दो। उसके बाद आता है काम जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का, वो जांच करती है। वो क्या करती है, वो जो जैसे यहाँ पर मिनरल पता चला कोयला, वो क्या करती है ना, वो झारखंड में जो जगह में जहां पता चला कि इसके अंदर कोयला हो सकता है, उस पूरा एरिया को डिवाइड करती, ग्रिड पैटर्न में डिवाइड करती है, 1 किलोमीटर का ग्रिड में डिवाइड करती। ग्रिड का मतलब चौकुट चौकुट बक्सा बनाती है वो, प्लान में, मतलब एक प्लान लेती है झारखंड का पूरा, और 1 किलोमीटर का दूरी पे क्या करती है, इस तरह से डॉटेड लाइन बनाती है। अब हर एक डॉटेड लाइन में वो क्या करती है, अपना टीम भेज के, चाहे सीएमपीडी या जो भी हो, वहां पे बोर होल करवाती है। बोर होल करो भाई, बोर होल करके देखो यहाँ पर कोयला तो नहीं है ना, कोयला रहेगा तो यहाँ कोयला निकालेंगे, इस तरह से बोर होल करवाती है। तो अब ये जो बोर होल हो रहा है यहाँ पे बाबू, ध्यान से देखना है बोर होल का फायदा कितना है। बोर होल इस तरह से करवाती है, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नंबर का जैसे बोर होल हुआ ना, इसमें कोयला मिल गया। 13 नंबर का बोर होल जैसे हुआ, तुरंत फोन कर देगा अपना मिनिस्ट्री में, सर कोयला मिल गया सर, ठीक है। तो अब वो मिनिस्ट्री ऐसा नहीं कि भाई ले जा 10 डंपर उठा के ले आना, वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसमें फिर प्रोसेस है, प्रोसेस को जानते हैं। देखो 13 नंबर का बोर होल मिला ना, तो मान लेते इसका जो डिस्टेंस होता है इनिशियली 10-10 किलोमीटर पे होता है, एक बोर होल से दूसरा बोर होल 10 किलोमीटर। तो ये जो मिला इसका, अब ये जो एरिया है ना पूरा का पूरा 10-10 किलोमीटर पे है। अब इस एरिया को फिर से डिवाइड किया जाएगा, ये जो एरिया मेरा मिला ना 10 किलोमीटर वाला, इसको फिर से डिवाइड करेंगे 1 किलोमीटर में, अब फिर बोर होल करेंगे। आप देखेंगे कि कहां कहां मेरा कोयला कैसा कैसा है, किस किस आकार में डिपोजिशन है, वो जो 10 किलोमीटर जगह में मिला, ठीक है। अब वहां पर जब डिपोजिशन होगा, वहां पे जब जांच होगा ना, तो हर एक बोर होल को बाकायदा एकदम नियम से एकदम बारीकी से जांच किया जाएगा, उसका डेप्थ कितना है, कोयला सीम मेरा कैसा कैसा है नहीं है, उसका सब चीज का जानकारी किया जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इसमें कोरिंग करते हैं हम लोग, क्या करते हैं यहाँ पे, कोरिंग, COREING, कोरिंग। कोरिंग क्या होता है, कोरिंग का मतलब होता है डबल ट्यूब कोर बैरल। कोर बैरल होता है, कोर बैरल मतलब एक होलो पाइप होता है, इस तरह होलो सिलेंड्रिकल पाइप होता है, और इसके नीचे क्या होता है, बिट लगा होता है। बिट के जरिए हम लोग कोरिंग करते हैं ना, तो क्या होता है ना कि ये जो कोर का सैंपल आपको मिलेगा, कोर का सैंपल मिलेगा, मतलब आपको एग्जैक्टली पता चला कि अंदर में ना जो आप गहरा करोगे ना, तो मोटा मोटा आप देखे हुए कोरिंग सैंपल में भेज दूंगा वीडियो में, तो उस तरह का कोर का सैंपल निकलता हुआ मिलेगा। उस ट्यूब के अंदर जैसे बिट है, बिट घूम रहा है, बिट घूमेगा ना, अंदर में ट्यूब है, तो बिट क्या करेगा, कोयला काटते काटते जब नीचे तक पहुंचेगा ना, तो उसके अंदर क्या करेगा, कोर का जो जमीन का जो सैंपल उसको जाकर उसमें जमा करता हुआ रहेगा, इस तरह से जमा करते हुए उसको ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह जमा होगा। तो आपको क्या पता चलेगा, देखो जैसे आप सारा का सारा डेटा को आप लोगे ना, इस जगह का जैसे आप डेटा को लोगे ना, तो आपको पता चलेगा सारा कुछ। कैसे पता चलेगा मैं बताता हूँ, देखो सारा चीज समझना। मान लो आपका ये जमीन था, ठीक है, आप यहाँ पर किए, यहाँ पर आप काम कर रहे हो, आप नोटिस किए कि यहाँ पर आप 1 किलोमीटर में कर रहे थे ना, तो यहाँ पर एक बोर होल लगा, यहाँ लगा, यहाँ लगा, मैं 4 ही दिखाता हूँ, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा समझाने के लिए। इस तरह मैं 4 या 12 दिखाऊं, 1 2 3 4 इस तरह से 12 है। तो देखो बाबू यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ पर मान लो यहाँ पर जैसे कोयला सीम था, यहाँ पर मिला तुमको 30 मीटर में, ठीक है, यहाँ पर मिला तुमको 35 मीटर में, यहाँ पर मिला 40 मीटर में, यहाँ पर मिला 50 मीटर।
अब तुमको समझ में आ गया ना कि कोयला सिम जो होगा इसके नीचे ऐसा करके होगा, यस और नो? समझ में आया कि नहीं? जो कोयला सिम होगा ऐसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 30, यहाँ 35, यहाँ 40, यहाँ 50 का मतलब कोयला सिम ऐसा होगा। फिर तुम देख रहा है यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 32 है, यहाँ पर 37 है, यहाँ पे 40, यहाँ पर तुम्हारा 45 है, ऐसा है। तो कोयला सिम थोड़ा सा इस तरह से फ्लैट होगा, सामने की ओर फ्लैट होगा। तो एग्जैक्टली तुमको पता चल जाए कोयला सिम का डीप कितना 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 गहरा में है। और अगर तुम पूरा कोयला सिम को पार करके बोर होल कर दिया है तो तुमको कोयला सिम का थिकनेस मिल जाएगा, कोयला सिम कितना थिकनेस में। तो जब बोरिंग करते हैं ना हम लोग, एग्जैक्टली सारा डेटा मेरे पास आ जाता है कि कितना थीम है, कितना थिकनेस है। अगर कहीं कोयला मान लो तुम बोरिंग कर किया यहाँ पे, जब तुम इस तरह बोर होल कर रहे हो ना, मान लो 12वां नंबर में यहाँ पे तुमको बोरिंग करना था, जैसे क्या कोयला सिम नहीं है, फिर यहाँ पे 14 नंबर होल में तुमको कोयला सिम मिला, इसका मतलब बीच में कोई डिस्टर्ब है, तभी वो कोयला सिम नहीं था। आगे तो फिर तुमको कोयला सिम मिला 14 नंबर पे होल में। 12 नंबर यहां से जब तुम करते करते आ रहे थे, 1 2 3 4 में मिला, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 12 में नहीं मिला, 14 में मिला, तो बीच में गायब है। बीच में गायब मतलब डिस्टर्ब एरिया है। तो जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस के बारे में भी मेरा पता चल जाता है कि क्या है नहीं। तो कोरिंग और बोरिंग करके ना सारा चीज पता चल जाता है कि कहां पर मेरा क्या है, कैसे करके डिपोजिशन। एक बार डिपोजिशन जब मेरा पता चल गया ना, और जब हमको पता चल गया कोयला सिम तक जाना कैसे है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस अपना अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड स्टार्ट कर देते हैं। अपना मेरा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड मेरा क्या हो जाता है, मेरा स्टार्ट हो जाता है। सारा चीज मेरा वहीं से धड़ाधड़ मेरा तैयारी स्टार्ट हो जाता है कि अब कोयला निकालना है, अब कोयला निकालना, अब कोयला निकालना है। अब सबका नींद हराम होने लगता है, सभी को परेशान हो जाता है, कोयला निकालना, कोयला निकालना, कैसे करके कोयला निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो चीज है यहाँ से ना पूरा का पूरा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का पार्ट है। पूरा का पूरा मेथड पे सारा का सारा चीज जाना पड़ेगा, जिसमें आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा आपको बोर्डन पिलर मेथड, लंगवल, रोमन पिलर। बोर्डन पिलर का पार्ट क्या क्या है, जैसे आपका डेवलपमेंट डिप्लरिंग, उसका डेवलपमेंट क्या क्या है, डिप्लरिंग क्या है, सारा चीज में आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद जो टॉपिक्स है ना, काफी मतलब क्या बोलते हैं, भास्ट रूप में चला जाएगा, काफी डिटेल्स में चला जाएगा। तो इस क्लास को हम चाहेंगे कि अभी 10 मिनट करके फिर पूरा का पूरा सेशन तो कंप्लीट होगा भी नहीं, तो बिना मतलब का मेरा बर्बादी होगा। अभी स्टार्ट करना, फिर से कल से पढ़ाना ही पड़ेगा। तो अभी काम करते कुछ और टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं। टाइमिंग को वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्लास का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 से 8 महीने के टारगेट है बाबू, इसमें पहुंचना है हम लोग को सिलेबस तक, तो वेस्ट नहीं करेंगे। इसके बाद जो पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। क्लासेस आपको अभी कैसा लगा, आपको क्लासेस समझ में आए कि नहीं? कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में नहीं आया हो, आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मैसेज करके पूछ लो। एक सवाल में इनिशियली मैं पूछा था हेडिंग के ऊपर, साइकरन पूछा था सर उसका जवाब क्या होगा, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ जवाब क्या होगा। और इसके बाद का जो अभी डिस्कशन करूंगा 10 मिनट तक, जब तक टाइमिंग है मेरे पास, उस पर डिस्कशन चलेगा और इस सब चीज को करेंगे, ठीक है। अपना सवाल पूछो और एक फीडबैक दो कि सर क्लासेस को अच्छा लगा, खराब लगा, सर ऐसे और पढ़ाइए, और क्या सुधार चाहते हो उस पे बारे में बात करो। आपको कुछ सुधार देना हो, सुझाव देना हो, तो आप मुझे कॉल पर बताना, मैं उस पर अमल करूंगा, ठीक है। और एक फीडबैक जरूर देना, टेलीग्राम में हो सके तो जरूर फीडबैक देना, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको एक मिलेगा कि हाँ पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा कि हाँ भाई हमको भी क्लास ज्वाइन करना चाहिए। क्लासेस इनिशियल स्टेज में बच्चे जब आएंगे तो क्या होगा कि वो भी आसानी से सीख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो आप जरूर उनको फीडबैक देना, और आपको अभी क्लास कैसा लगे उसको बताइए, और मैं कुछ सवाल जवाब करूंगा, देखता हूं आप लोगों का नॉलेज क्या है। एक मिनट रुको, कुछ बच्चों का सवाल है, धीरे धीरे, सब मैसेज मत करो, रुक जाओ, अब मैसेज मत करना। मैसेज जो टाइप किया टाइप करके रुक जाओ, मैसेज टाइप जो किया है प्लीज टाइप करके रुक जाओ, ठीक है बाबू। थोड़ा मैसेज टाइप करके रोक देना, मैं पहले एक करके देख लेता हूँ क्या क्या मैसेज आया, रुक जाओ। हाँ, वीडियो नहीं आ रहा है, ले पहला जो ही मैसेज किया, सुनो नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए ऐसा होता होगा, ठीक है। नींद नहीं आ रहा है सर, यार क्या है लड़का तुम, यही तो सवाल है। अच्छा तुम बताया कि सर नींद नहीं आ रहा, ठीक है। वीडियो नहीं आ रहा, इसका हो गया, सर लिखवाइए, लिखवाऊंगा, ठीक है। जब मिनरल डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो, लॉन्ग इंटरवल हो चुका हो, यूज डेक्लाइन बोलते हैं, ठीक, सही है। ओके सर, 3 मीटर क्या लिखे हैं, 3 मीटर नहीं है, 3 मीटर सिम का थिकनेस में लिख दिया था पप्पू विश्वकर्मा, उसके पीछे कोई रीजन नहीं था, कुछ भी लिख सकते हो, 3 5 10 जो तुम्हारा लिख सकते हो, ठीक है। जीएसआई, जीएसआई का पूरा नाम होता है जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, आप लिख लेना जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। होल का ग्रेड भी पता चल गया जाता है, हाँ बिल्कुल पता चल जाता है, समझ में आया सर, ठीक है। जीएसआई का फुल फॉर्म, जीएसआई का फुल फॉर्म देखो लड़का लिखा है प्रणव प्रकाश भारद्वाज, जियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया। नोट्स कैसे बनाएंगे सर, नोट्स के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे। शर्ट खोल के पढ़ाइएगा, सबको गर्मी लग रहा होगा, नहीं दिक्कत नहीं है, यही मेरा थोड़ा एटीट्यूड है ना पढ़ाने के लिए, हर चीज का एक ड्रेस कोड होता है बाबू, इसलिए पढ़ाई का भी एक ड्रेस कोड है। सर हाईवल मेथड क्यों ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता है? सिराज बहुत अच्छा सवाल है आपका। हाईवल मेथड, हाईवल में क्या होता है ना, जो मशीन है ना बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, अगर ज्यादा अंदर तक जाओगे तो धंस जाएगा ना, तो मशीन फिर ट्रैक्ड हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा
पैसा फंस के रह जाएगा उसमें, इतना स्पीड में। क्लास बहुत सही है सर। हाँ देखो अमित, एक सवाल तुम्हारा सही है, थोड़ा स्पीड ज्यादा है, मैं मानता हूँ, लेकिन बाबू आप सब ना डिप्लोमा करके आए, आप बताइए ईमानदारी से डिप्लोमा किए हो कि नहीं? अगर मान लो आप लोग डिप्लोमा के स्टूडेंट नहीं रहते तो मैं धीरे धीरे पढ़ाता, फिर मुझे पूरा 3 साल लगेगा पढ़ाने में। आप खुद देखो आपका जो सिलेबस है, आप जो 3 साल डिप्लोमा में पढ़ो, 3 ईयर डिप्लोमा, उतना मुझे पढ़ाना है, यस और नो, प्लस इसके अलावा साथ में इंक्लूड कर लो पूरा का पूरा स्टैट्यूटरी बुक जितना वो पढ़ाना पड़ेगा। स्टैट्यूटरी बुक्स मतलब रूल रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, रेस्ट तुम्हारा इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल सारा ऐड करना होगा सिलेबस में। फिर जो सब्सिडरी में एग्जाम देने जाओगे उस सब्सिडरी से रिलेटेड पढ़ाना पड़ेगा, यस और नो। फिर बहुत सारा नॉन टेक्निकल पार्ट आएगा, वो भी तो पढ़ाना पड़ेगा। तो तुम देखो इतना सारा चीज को मुझे जो 3 साल वाला पार्ट है उसके साथ इतना जोर दे दिया है, वो भी तुमको चाहिए 6 से 8 महीना में, कैसे पढ़ाऊंगा बताओ? तो थोड़ा सा स्पीड तो पढ़ाना ना पड़ेगा बाबू, बताओ। अभी स्पीड फिर भी एवरेज है, आपका वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, आपको जहां पे स्पीड लगे कल वीडियो को आराम से सुबह में 2-3 बार देखना, हल्का लगेगा, ठीक है। ये एक जवाब है मेरा, इसको तुम करना, इससे तुम्हारा फायदा होगा, ठीक है। क्लासेस का स्पीड लगभग इतना ही रहेगा, थोड़ा बहुत कम बेसी होगा। टाइम पता नहीं है चल रहा सर, कब 1.5 आवर क्लास हो गया, अच्छा ऐसा बात है, चलो। मतलब तुम लोगों को फिल्म दिखा रहा था क्या मैं? क्लासेस बहुत सही है सर, थैंक यू सो मच। एडिट के बारे में कुछ बताइए सर, एडिट के बारे में बता देता हूँ। एडिट के बारे में टाइम पता नहीं चला सर, 1.5 घंटे, ठीक है। सर इससे पहले भी क्लास किए, बट आपके क्लास करने के बाद पता चला कि हम बहुत कुछ पढ़ने के चक्कर में बेसिक चीजें ही थोड़ा, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया आपकी बातें साइकिल। सर नोट्स कैसे बनाएंगे इस पर बात करिए, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ माइनस 1 2 3 देखिए। चलो बेसिक सवाल जो था मैं सब चीज पे एक करके जवाब देता हूँ। जैसे सबसे पहला सवाल था कि सर एडिट के बारे में बताइए, एडिट क्या होता है? देखो एडिट डिक्लाइन, एडिट क्या होता है बाबू? देखो जैसे मान लो ये मेरा पहाड़ है, ठीक है ना, पहाड़ होता है तो बहुत बार मिनरल का डिपोजिशन ना पहाड़ में, जैसे मान लो एक मिनरल मेरा इस तरह पहाड़ में, जैसे मेटल माइंस में जो होता है, मेटल माइंस में इस तरह पहाड़ में मेरा मिनरल है, अब इस मिनरल को निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें हॉरिजॉन्टल रोडवे चलाते हैं, इस तरह हॉरिजॉन्टल रोडवे चलाते हैं इस तरह से, इसी को बोलते हैं एडिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडिट, ठीक है। ये पहाड़ था मेरा, पहाड़ में मिनरल लेना था, तो इसको जब हॉरिजॉन्टल रोडवे चलाएंगे उसी को एडिट बोलते हैं। तो एडिट हमेशा पहाड़ पे बनता है, मिनरल तक जाने का रास्ता है, ठीक है। 2 बात। दूसरा सवाल था किसके ऊपर था? हाँ किया, ये हो गया। सर नोट्स कैसे बनाएंगे? बाबू देखो हम लोग का जो क्लास अभी तुम कर रहे हो ना, ये टोटल 6 स्टेज में होगा, ध्यान रहे, याद रहे। स्टेज टोटल कितना? 6 स्टेज है, 6 स्टेज, ठीक है। स्टेज 1 में एकदम बेसिक क्लास चले, एकदम बेसिक, स्टेज 1 दैट इज द बेसिक क्लास। देखो अभी जो तुम पढ़ा ना एकदम बेसिक क्लास था, ना कोई नोट्स लिखा है, ना कोई सवाल पूछे, ना कोई हम कुछ वर्ड बोले, कुछ नहीं बोले ना, सिर्फ हम पढ़ाते चले गए, पढ़ाते चले गए, पढ़ाते चले गए। अभी स्टेज 1 हो रहा है, इसके बाद आएगा स्टेज 2। स्टेज 2 ना पूरा का पूरा नोट्स का पार्ट, इसमें नोट्स मिलेगा। इसीलिए मैं बोला था सबको कि डेमो क्लास 1-2 दिन में समझ नहीं आएगा आपको, कम से कम 10 डेमो क्लास आपको देखना पड़ेगा, ताकि आप हर चीज को जान पाओगे क्लासेस कैसे होती है। स्टेज 2 में ना पूरा नोट्स मिलेगा, नोट्स, एमसीक्यू, एमसीक्यू सवाल जवाब, नोट्स मिलेगा, एमसीक्यू मिलेगा, टू दी पॉइंट मिलेगा, आंसर सारा टू दी पॉइंट होगा, और इसमें एक चीज आंसर रहेगा टू दी पॉइंट, और इसमें वो एक चीज और इंक्लूड रहेगा साथ में, क्या इंक्लूड रहेगा? आपका ये डेफिनेशन, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारा डेफिनेशन नहीं, ओनली इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, जो सीएमआर का डेफिनेशन है वो, जैसे डिस्यूज्ड वर्किंग, अनयूज्ड वर्किंग, ठीक है। फेस क्या होता है, वर्किंग फेस क्या होता है, वर्किंग प्लेस किसको बोलेंगे, वर्किंग में डिफरेंस क्या होता है, ये सारे चीज डेफिनेशन का पार्ट मिलेगा, जो कि आप कंफ्यूज हो जाते हो एग्जाम में, उस तरह का पार्ट मिलेगा इसमें। ये स्टेज 2 हो गया। फिर स्टेज 3 में क्या हम लोग करेंगे? स्टेज 3 में जैसे कुछ टॉपिक्स वगैरह पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद जो छूट जाएगा ना, जो छूटा हुआ पार्ट है उसको हम लोग करेंगे स्टेज 3। तो स्टेज 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। स्टेज 1 आसान है, स्टेज 2 आसान है। अब स्टेज 4, 5, 6 एग्जाम का है और आपका प्रिपरेशन का है। तो स्टेज 4, 5, 6 में हम लोग प्रिपरेशन और एग्जाम पे फोकस करेंगे, ज्यादातर एग्जाम ही होता है, डिस्कशन होता है, सवाल जवाब होते हैं, ताकि स्टेज 3 तक आपको केवल लिखना और पढ़ना है, ठीक है। ये लिखने वाला है, ये लिखना है, ठीक है, लिखना है, ठीक है। और स्टेज 3, 4 to 4, ठीक है, स्टेज 4 से 6 तक क्या है आपका? 4 to 6 नंबर जो स्टेज होगा ना, इसमें आपको क्या है, इसको याद होगा, इसमें आपको चैप्टर को याद दिला दूंगा मैं सारा चीज, ठीक है। ये रहेगा चैप्टर का बात। तो इस तरह से सारा का सारा चीज खत्म हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से नोट्स बनेगा, नोट्स के बारे में टेंशन मत लो, नोट्स में करवाऊंगा ये। हाँ मनोज बहुत अच्छा। एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, डियर बाबू मनोज सुन लो, हम लोग जब नोट्स पढ़ेंगे ना, तो नोट्स में ना आपका 25 बुक्स का नोट्स तो मिलेगा ही, प्लस इसमें ही डीजे देशमुख 1, 2 वॉल्यूम 3 सब इंक्लूड रहेगा।
अब ऐसा मत सोचना तुम कभी भी, ध्यान रहे आप लोग दिमाग में बैठा लो कि डीजे देशमुख में 1 खोलूंगा मैं पढ़ाऊंगा कि डीजे देशमुख 1 में ऐसा लिखा, वो नहीं। मुझे पूरा चैप्टर का कंसेप्ट, पूरा चैप्टर अच्छे से याद है, हर एक टॉपिक, हर एक टर्म मुझे पता है, हर एक डाटा, हर एक चीज मेरा दिमाग में स्टोर है। हाँ, बहुत बड़ा सिलेबस है, कभी प्लस माइनस होगा, ठीक है ना, एडजस्ट करना, मैं बता दूंगा, कहीं पर डाउट होगा तो मैं बता दूंगा कि हाँ यहाँ थोड़ा डाउट है, चेक कर लेना। तो वो सारी चीजें मेरे दिमाग में है। मैं कोई बुक्स का सहारा लूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट आपको स्टेज में, मतलब डायरेक्ट मैं आपका कैमरा के सामने आके मैं ऐसे ही खड़ा होकर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वहां पर जब मैं पढ़ाऊंगा उसमें डीजे देशमुख शामिल हो जाएगा, और डीजे देशमुख का जो टॉपिक छूटा रहेगा आपको नोट्स के रूप में यहाँ पर प्रोवाइडेड हो जाएगा। आपको नोट्स में मिल जाएगा कि हाँ डीजे देशमुख के सवाल है, मैं बोल दूंगा कि डीजे देशमुख का ये टॉपिक डीजे देशमुख का है, आपको वहां से नोट्स सारा मिल जाए। क्योंकि अल्टीमेट आपको करना क्या, आपको पूरा टॉपिक समझना है और आपको स्ट्रॉन्ग नोट्स बनाना है, यही ना है। तो यही चीज मैं यहाँ करवाना चाह रहा हूँ, नहीं तो डीजे देशमुख पढ़ाऊंगा तो बाकी चीज छूट जाएगी। चलो समझ में आ गया होगा। सर हिंदी में होगा ना? बिल्कुल हिंदी में होगा। हेडिंग वाला सॉल्यूशन सर, हाँ हेडिंग वाला सॉल्यूशन कर देते हैं, बहुत अच्छा। डेक्लाइन हो गया। डेक्लाइन के बारे में जानना है, डेक्लाइन क्या होता है ना, बहुत सारा माइंस में डेक्लाइन पे थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ। देखो बाबू, जैसे मान लो कि कोई माइंस है, मेटल माइंस ही है, और बहुत ज्यादा कोयला सिंह क्या गहराई में है ना, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे ना, गहराई में और बहुत ज्यादा मिनरल कॉस्टली है जिसको एकदम अच्छे से लाना है। जैसे मान लो कि सोना का माइंस है मेरा, गोल्ड माइंस है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे डेक्लाइन बना देते हैं, हम लोग क्या करते हैं वहां पे डेक्लाइन बना देते, इस तरह से रास्ता बना के मिनरल तक जाया जाता है। मान लो ये मिनरल है, इस तरह रास्ता बना के जाएंगे, तो इसको हम लोग डेक्लाइन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डेक्लाइन। बाबू सुन लो ध्यान से, नोट्स कैसे लिखेगा, मैं एक नोट्स लिख के दिखाता हूँ। नोट्स कैसा होगा, एक सवाल में लिख के दिखाता हूँ। जैसे अभी एक सवाल था हेडिंग वाला, सवाल क्या था, क्वेश्चन था ये, फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम, देखना ध्यान से कैसे सवाल, कैसे सब मैं पढ़ाऊंगा, मिनिमम कॉमा मैक्सिमम, यही वाला सवाल ही समझ लो, तुम्हारा नोट्स का एग्जांपल है। मैक्सिमम एंड एवरेज नंबर ऑफ फेसेस, नंबर्स ऑफ फेस, ठीक है। इफ नंबर ऑफ हेडिंग इक्वल टू नंबर्स ऑफ हेडिंग, यही रहेगा क्लास, देख लेना ध्यान से, हेडिंग, ठीक है, इज 7। यही इसी तरह का सवाल मैं लिखूंगा करके बोर्ड में, और आपको जवाब देना पड़ेगा। थोड़ा मैं स्पीड में लिखा हूं इसलिए राइटिंग थोड़ा सा खराब है, थोड़ा सा राइटिंग बैठा के अच्छा से लिखूंगा, ठीक है। तो इस तरह से होगा। अब जवाब कैसे बनेगा, अब मैं इसको समझाऊंगा हिंदी में कैसे। देखो वो इस सवाल का मतलब है फाइंड द नंबर ऑफ मिनिमम मैक्सिमम एवरेज नंबर ऑफ फेसेस, मतलब बोलना चाह रहा है कि आपको मिनिमम, मैक्सिमम और एवरेज, यानी कम से कम, अधिक से अधिक और एवरेज कितना फेस मिलेगा अगर आपका हेडिंग 7 हो तो। अगर माइंस में आपका हेडिंग 7 है तो कितना फेस आपको पॉसिबल है, मिनिमम कम से कम कितना फेस मिलेगा, मैक्सिमम फेस आपको कितना मिलेगा, और एवरेज कितना फेस आपको पॉसिबल मिलेगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा हेडिंग क्या होता है। तो हेडिंग होता है, जब आप लोग पढ़ोगे, डेवलपमेंट पढ़ाएंगे ना हम लोग बोर्ड एंड पिलर मेथड में, तो हेडिंग का मतलब होता है कि कितना सारा आप गैलरी चला रहे हो एक साथ आप गैलरी कितना चला रहे हो। तो अगर 7 गैलरी है, इसका मतलब 7 हेडिंग का मतलब 7 गैलरी चल रहा है। 7 हेडिंग का मतलब क्या बाबू, 7 को गैलरी चलाया जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर्मूला बना कैसे है। अभी सीधा मैं फॉर्मूला लिख के मैं एक्सप्लेन बता दे रहा हूं। मैक्सिमम का, मिनिमम का, ठीक है, और एवरेज का फॉर्मूला होता है। मैं सीधा फॉर्मूला लिख के समझा दे रहा हूं बाबू, बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे कि फॉर्मूला बना कैसा, ठीक है। तो मैक्सिमम का फॉर्मूला होता है 3 इंटू एच माइनस 2, मिनिमम का फॉर्मूला होता है h, और मैक्सिमम एवरेज का फॉर्मूला तो 2h माइनस 1। अब h का मतलब हो गया हेडिंग, तो हेडिंग आपका कितना है, 7 है, 7 वैल्यू यहां पुट कर दो, आपका जवाब निकल जाएगा 3 इंटू 7 माइनस 2, 7 के 21 में से 2 के बचा 19, यानी 19 फेस मिलेगा अगर अधिक निकालना है तो। h बराबर कितना, 7, तो डायरेक्ट आंसर कम से कम कितना होगा, 7। और एवरेज कितना होगा, 2 इंटू h का मान कितना है, 7, 7 बैठा देंगे, घटाओ 1 कर देंगे, 7 दूना 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा आपका, 13। ऐसा मत करना 7 में से गया 6 गुना 2 12, ये मत करना, पहले गुना होता है फिर घटाव होता है, ठीक है ना, पहले गुना होता है फिर घटाव होता है। ऐसा मत करना 7 में से 2 गया 5, 5 दिया 15, ये मत करना, ठीक है, बेसिक मैथ्स का पार्ट, पहले गुना करते फिर घटाव करते थे। इस तरह से आप सारा चीज को निकाल लिए। जो सवाल था ये पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका मेरा ही रहेगा, इसी तरह से मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसी तरह से मैं लिख के समझाऊंगा। मेरा लिखा हुआ मैक्सिमम बात इंग्लिश और हिंदी से मिलजुला जुला टर्म रहेगा। मैं हिंदी में ना तो पूरा लिखूंगा, ना ही मैं इंग्लिश में पूरा लिखूंगा, मेरा दोनों से मिला के लिख के पढ़ के समझाऊंगा। मेरा पढ़ाते समय जो आप लैंग्वेज अभी देखें कि मैं पढ़ाते समय जिस तरह हिंदी और इंग्लिश मिला के समझा रहा था, टर्म इंग्लिश थे लेकिन जो
लाइन था मेरा, सॉरी लाइन टर्म इंग्लिश में था लेकिन लाइन मेरा हिंदी में था, उसी तरह से रहेगा। फेस को मैं फेस, ड्रिफ्ट को ड्रिफ्ट, साफ्ट को साफ्ट ही बोलूंगा, मेरा मुंह से चाणक नहीं निकलेगा। कभी कभी चाणक भूल चूक निकल भी गया लेकिन चाणक 90% नहीं निकलेगा। इंग्लिश टर्म का ही प्रयोग करूंगा मैं, उतना आपको पता होना चाहिए। वेंटिलेशन में वेंटिलेशन ही बोलूंगा, हवा वर्ड मेरा से नहीं निकलेगा। एयर को एयर ही बोलूंगा, इतना आपको पता होना चाहिए। जहां पे नहीं पता होगा आप पूछ लेना कि सर इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं जवाब दे दूंगा। उसके लिए है डाउट क्लास, हमेशा हर क्लास के एंड में आपको 10 मिनट का डाउट क्लास मिलेगा। क्लासेस तो आप देखोगे कि तो हो रहा है आपको 1.5 घंटा ही बोला गया है, लेकिन ऑलवेज आप नोटिस करोगे क्लासेस को जो टाइमिंग है 9:45, कभी कभी 10 भी बज जाएगा। इसलिए खाना खा पी के आके तैयार होकर अच्छा साना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पेशेंस बहुत ज्यादा है। मैं पढ़ाने लगता हूं तो मैं सब कुछ भूल जाता हूं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता, इवन भूख भी याद नहीं रहता कि मुझे भूख लगा है, ठीक है ना। तो आप लोग भी इस तरह प्रिपेयर होकर आना मेंटली कि मुझे इस तरह से क्लासेस करनी है। नोट्स ओरल होगा या बोर्ड में लिख राइटिंग? हाँ वेरी गुड, नोट्स एकदम बोर्ड में इसी तरह लिख लिख के बताया जाएगा, नोट्स ओरल नहीं होगा। नोट्स को ना हर एक चीज को बोर्ड में लिख के एक्सप्लेन करूंगा। नहीं आनंद, मिनिमम का सिर्फ एच होगा, एवरेज का 2n-1 होगा। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला कैसे बना है, ये जो तीनों फॉर्मूला आप देख रहे हो ना, ये फॉर्मूला बना कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कभी क्लास में मौका मिलेगा तो। अभी फिलहाल फॉर्मूला रख के इसको याद करके रख लो। अमृत का एक सवाल है, सर रिकॉर्डिंग वीडियो लाइफ टाइम तक रहेगा या टाइम पीरियड कुछ रहेगा? नहीं, रिकॉर्डिंग क्लास आप क्लास में जब तक रहेंगे तब तक रहेगा, क्योंकि क्लास का रिकॉर्डिंग क्लास है। आप मान लो आप 1 महीना पढ़ के छोड़ दिए, ठीक है, तो थोड़ी ना क्लास में तो है ही नहीं, तब तुमको रिकॉर्डिंग कहां से दिखेगा? क्योंकि रिकॉर्डिंग और लाइव क्लास दोनों मिक्स होता है। जो बच्चे क्लास में कंटिन्यू रहेंगे उसको रिकॉर्डिंग में मिलता रहेगा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपके मन में कोई सवाल, कोई जिज्ञासा, कोई इच्छा, कोई भी चीज हो तो आप प्लीज मुझे मैसेज करके पूछिए, मैं आपके सारे सवालों का भी जवाब दूंगा, जवाब दे रहा हूं, देता रहूंगा। बताओ, आप लोग एक काम करना, केवल टेलीग्राम में ना सिर्फ इतना मैसेज कर देना बाबू सभी को जाके कि सर क्लास मजा आ गया, शानदार क्लास था सर। जो तुमको इच्छा लगे क्लास के बारे में कमेंट, अगर तुमको खराब लगा है तो खराब ही कमेंट करना, लेकिन एक बार रिप्लाई जरूर देना। टेलीग्राम में रिप्लाई दोगे तो रहेगा, सब बच्चे भी देख पाएंगे, तो थोड़ा सा मुझे भी संतुष्टि मिलेगा कि नहीं मैं थोड़ा क्लास करवा रहा हूं तो अच्छे जवाब। अब खराब अगर लग रहा तो खराब ही जवाब देना, जो तुम्हारा कमेंट है, जो तुम्हारा इच्छा अंदर से वो जवाब जरूर देना, कम से कम सभी लड़के जवाब देना। नोट शेयर करेंगे कि बोर्ड में जो आप लिखे वही? डेविड बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। हाँ देखो, नोट्स में आपको पीडीएफ बना के एकदम शेयर नहीं करूंगा, मैं हर एक सवाल को बोर्ड में लिखूंगा, इसको आप नोट डाउन करेंगे, आपका नोट्स अपना होगा। आप जो समझेंगे, आप जिस तरह से दिमाग आपका जो काम करेगा, नोट्स खुद का होना चाहिए। नोट्स टीचर का नोट्स क्या होता है, केवल पेपर पन्ना किताब में ही रह जाता है, लेकिन आप जब खुद से डायग्राम बना बना के आप लोग 2 कॉपी बनाओगे, ध्यान रहे सबको सुन लो, आप लोगों के पास 2 कॉपी होना चाहिए, क्लास नोट्स के लिए होना चाहिए और एक फेयर के लिए होना चाहिए। क्लास में आप जैसे तैसे रफ टफ जैसे लिखना लिखना, लेकिन उसको अच्छे से फेयर करके रोज अभी से बनाना। कम से कम 2 कॉपी चाहिए, दिमाग में बैठा लेना बाबू, 2 कॉपी चाहिए, ठीक है, 2 कॉपी। कल बताना कि सर मेरा 2 कॉपी बन गया है, अगर आपको जॉब एक बार में क्रैक करना है तो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज का क्लास का, अभी का क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप लोग ध्यान से सुन लो। तुम लोग बहुत उम्मीद के साथ आया है, ठीक है, कि सर पास करवा देंगे, सर मेहनत बहुत करते हैं। मेरे पास बहुत सारा टेक्नोलॉजी, बहुत सारा थ्योरीज है, बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत सारा रिसर्च R&D करके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके बैठा हूं कि बच्चों को कैसे जॉब दिलाना है, मैं करवा सकता हूं। लेकिन बाबू सबसे बड़ी बात है आपकी मेहनत, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूं, आज ही दिमाग में मेरा उदाहरण आया था। रेस आप लोग सब देखे होंगे, घोड़ा का रेस होता है, घोड़ा का रेस देखोगे ना, घोड़ा दौड़ता है, रेस में जीतता है, ठीक है। लेकिन जब घोड़ा दौड़ता है तो उसके ऊपर दौड़ाने वाला कोई चाहिए, तभी वो घोड़ा दौड़ता है, रेस जीतता है। बस मैं वही हूं, दौड़ाने वाला। दौड़ना आपको पड़ेगा, जीतना आपको पड़ेगा, ये याद रहे। मैं बस दौड़ाने वाला हूं, दौड़ना आपको पड़ेगा, जीतना आपको पड़ेगा। मैं सिर्फ दौड़ाने वाला हूं। अगर तुम दौड़ेगा नहीं, थक के बैठ गया, हार के बैठ जाओगे, जीत नहीं पाओगे, ठीक है। तो केवल और केवल सर दौड़ा रहे हैं तो दौड़ना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रहे, शांत होकर बैठोगे नहीं। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, क्लासेस लाइव क्लासेस चल रही है, ठीक है ना। यहां पर मेरा आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप मुझे देख पा रहे हो लेकिन मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं। अगर मैं आपको देख पाता ना तो एक दिन में मैं आपको बता देता कि आपका कैरेक्टर क्या है और आप कितना दूर तक जाओगे, ठीक है ना, और आप कहां तक पहुंचे हैं अभी आपकी, और आप फ्यूचर में क्या बन सकते हैं।
आपको मैं देख नहीं पा रहा हूं, ये थोड़ा सा एक मेरे लिए भी दिक्कत वाली बात है। बाबू एक बात याद रखना, यहां पर अपने आप को और मुझे धोखा मत देना। आप जब क्लास करने हो तो ईमानदारी से पूरा क्लास करना। जिस दिन आपको लगेगा कि नहीं अब मैं थक गया हूं, मैं क्लास नहीं कर पा रहा हूं, क्लासेस एब्सेंट जा रही है, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं क्लास छोड़ के चल जाना। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, क्लास मत करना, छोड़ देना, उस दिन पढ़ना ही छोड़ देना। सर अब मेरा से नहीं हो पाएगा, मैं क्लास लीव कर रहा हूं। मुझे ऐसे स्टूडेंट चाहिए नहीं जो मेहनत नहीं करेंगे। आपको अपने आप से अलर्ट रखना पड़ेगा, खुद को अलर्ट रखना पड़ेगा। आपको खुद को जांच करना पड़ेगा कि मेरा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं। अगर किसी भी स्टूडेंट के साथ मेंटली, ठीक है, घर का फैमिली प्रॉब्लम, ठीक है, किसी और तरह का प्रॉब्लम, गर्लफ्रेंड वाला प्रॉब्लम, कुछ भी दिक्कत हो कॉल करके बताएगा, क्या सर मेरे साथ ऐसा सिचुएशन हो रहा है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। जीवन तबाह होने से बचाना तो मेरे साथ शेयर करना, एज ए बड़ा भाई शेयर करना। सर के रूप में मत शेयर करना, दिक्कत होगा। एज ए बड़ा भाई शेयर करना, एग्जैक्ट जो तुम्हारा दूर होगा, दुविधा दूर करने के पीछे जो रीजन होगा मैं उसको सोचूंगा, उसको मैं दूर करूंगा। बहुत सारा समस्या आती है। पिछले बार का रिजल्ट में तुम लोग यकीन नहीं करोगे, मेरा एक बेहतरीन स्टूडेंट ना, जिसका रिजल्ट ईसीएल और डब्ल्यूसीएल किसी एक सब्सिडरी में कंफर्म था, उसका केवल यही सब चक्कर की वजह से नहीं हो पाया। तुम यकीन नहीं करोगे, पढ़ाई का कंसेप्ट सर लगा था, क्या हाल बन गया उसका तुम सोच नहीं सकते। उससे जानते, उससे पूछते थे ना कि भाई खाना खाया, बोलता सर घर जा रहे हैं अभी, देखते हैं सर, ऐसा बोलता था। तो बाबू आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज और प्लीज क्लासेस जब कर रहे हो ना, तो आप पूरा फोकस्ड होकर करोगे। ये कौन फोन कर रहा है? एकदम पूरा फोकस होकर करोगे, सब चीज के बारे में अच्छे से जानोगे। हेलो, हाँ बोलिए। सुनिए ना, अभी थोड़ा देर बात कीजिए, अभी लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, थोड़ा देर अब मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है, मैं कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो बाबू ये सारी चीज पे ध्यान दोगे, और यहाँ पे क्या करना है आपको, खुद को अलर्ट रखना है, ठीक है, ठीक है। और सवाल है क्या? कुछ लोगों का सवाल आ गया? टेलीग्राम आईडी टूडे पर सर्च करिएगा, आ जाएगा। अरे मेरे पास भेजना, मैं ग्रुप में आईडी भेज देता हूँ, चलो हो जाएगा। आईडी क्या है सर टेलीग्राम का? अरे पता नहीं अभी तक, ठीक है, ग्रुप में मैं भेज देता हूँ। सर रिकॉर्डिंग क्लास कितना बजे दिन रहेगा अगर मैं क्लास नहीं छोड़ा तो? मैं क्लास नहीं छोड़ा तो? क्लास अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो रिकॉर्डिंग तुम्हारे साथ लाइफ टाइम तक रहेगा, जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सही बात है, क्लास में जब तक रहोगे ना सुरजीत, तब तक क्लास में रिकॉर्डिंग रहेगा बाबू, रिकॉर्डिंग नहीं हटेगा। क्लासेस में देखो, क्लासेस का मेन मोटिव है आपको सक्सेस दिलाना, ठीक है, मेरा मेन टारगेट यही है। क्लासेस में जब तक जुड़े हुए रहोगे, जितना बेस्ट होगा उतना सब चीज मिलेगा आपको। और कोई सवाल है पूछ लो, नहीं तो क्लासेस को पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग माइनिंग मेथड और बेहतरीन तरीके से कल स्टार्ट करेंगे। अभी केवल ऊपर पार्ट था, माइनिंग मेथड का 10% भी नहीं सीखे हो, 90% बाकी ही, ठीक है, उसको हम लोग कल क्लास में कवर अप करेंगे। कल क्लास होगी आप लोग। चलो, और कोई सवाल है आप लोगों की तो पूछ लो, नहीं है तो आप सिर्फ जाके टेलीग्राम में प्लीज एक बार रिप्लाई दे दो, ठीक है। क्लासेस को रखते हैं, सभी को बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, अच्छे से सो, शुभ सपना देखो, और हाँ 2 कॉपी बनाओ, ठीक है, सोना है 2 कॉपी बनाना है। कल एक बार वीडियो को पूरा देखना एक बार फिर से।